चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ 7 सिनेरियोज में बना के लाया हूँ। केस स्टडीज कह लें, उनको करना है। ठीक है, चलें जी। अभी हम कुछ सिनेरियोज हैं और मैंने टोटल 7 सिनेरियोज बनाए हैं, उसमें से 1 बाय 1 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे जी? 1 बाय 1 सिनेरियो डिस्कस करेंगे जी। भाई आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिया करें, आप दिमाग बड़ा खाती हैं। अच्छा, कौन सा अलाउंस देंगी मुझे? खुदा का खौफ करें। अच्छा जी 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 जी। और दूसरी कंपनी से बंदा अट्रैक्ट करने के लिए हम उसको जो अलाउंस देते हैं उसको क्या कहते हैं? इंड्यूसमेंट अलाउंस कहते हैं। होगा आपके लॉ में जब तक लिखे ना ना कि ये चीज एग्जेम्प्ट है, तो सारी चीजें क्या हैं? टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस 1% शाबाश, वो 10% तक। अदरवाइज कुछ भी एग्जाम वो टैक्सेबल, वो एग्जाम नहीं है, हर चीज टैक्सेबल है। वो सिर्फ उन्हीं कुछ चीजें आ जाती है, जैसे मेडिकल वो आ जाता है, प्रोविडेंट फंड आ जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी तो है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आपको पेट्रोल जो एक्चुअल ट्रेवल का दिया गया वो एग्जाम्प्ट आता है, वरना आपका देयर इज नथिंग जो कि आपका क्या हो, एग्जाम्प्ट हो। अदरवाइज क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है भाई, उसके लिए लॉ में लिखा गया वो भी टैक्सेबल है। जितना लोन माफ किया गया वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। आप राजी नहीं हो रहे हैं कंपनी पे या लॉ पे राजी नहीं हो रहे? बोनस पे है क्या? बोनस इज टैक्सेबल। और बताओ। सर, उसका क्या? हाँ जी, सर, ग्रेटी का मैंने बताया नहीं था आपको? ग्रेटी अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, भाई उसको पढ़ो। भाई वो आप पिछली क्लास को आप रिवाइज करो माजरत के साथ। शाबाश, 75%, 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव इन केस ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेटी। और अगर अप्रूव्ड आ गई, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा जी, केस नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, तवज्जो फरमाएं जी। अच्छा जी, केस नंबर 1 के अंदर क्या है सर? ये बेसिकली मैंने कहा कि मुख्तलिफ सिनेरियो और हर सिनेरियो इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? एक सिनेरियो का दूसरे सिनेरियो के साथ ताल्लुक नहीं होगा। हर सिनेरियो को हम क्या लेके चले होंगे? इंडिपेंडेंट। अच्छा, हर सिनेरियो के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? 1 लाख पर मंथ है। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा कि हमारे अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अज्यूम कर लीजिएगा 2025 का। इससे पहले हमने फिर कौन सा रिटर्न सबमिट किया हुआ है? 24 का किया हुआ है, मतलब पहला रिटर्न नहीं है। अगर पहला रिटर्न नहीं है तो 2024 में हमारे एसेट्स कितने हैं? 12,45,929 रुपए के हैं। अभी इस साल हमारे पास एक सैलरी आई है कहीं से, कितनी? 24 लाख। ये किस टैक्स रिजीम में आती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है। इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? नॉर्मल टैक्स। हमारा टैक्स इस इनकम पे कटा हुआ कितना है? 2,30,000 रुपए। और एक और सेक्शन 236 वाई के तहत कितना टैक्स कटा हुआ है? अच्छा, कोई बंदा ऐसे आ जाए, यार ये मैंने MIS में जाके देखा, ये मैं टैक्स आ रहा था कि 2,31,000 कटा हुआ है। आपने कहा सर ये 236 वाई है क्या? तो अब आपने एक कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करना है कि हम लोगों ने क्या करना होगा, कुछ सेक्शन को जाके पढ़ना होगा। बिफोर दिस कि हम अपने क्लाइंट से बात करें, हम क्या करेंगे? 236 वाई को, एक तो ये कि मैं ज़बानी बता दूं, एक आप लोगों के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। 236 वाई, फुल स्टॉप किया, एंटर कर दिया। ठीक है, जी अमाउंट लेटर्स में फिक्स हो। आदिल भाई मुझे पता चल गया था, वो आपके बैंक एग्जाम्प्ट कर रहे हैं लेकिन टैक्सेबल है। आदिल, राजा आदिल। अच्छा जी, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। फ्यूल कार्ड दे। फ्यूल कार्ड दे दें, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, उसकी भी तो एक। 100 लीटर है और आप हाँ जी, 100 लीटर वो भी आपकी फिक्स होगी। लीटर फिक्स कर दें, कार्ड में फिक्स कर दें कि आप इतना कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं। नहीं। भाई होता है, किसने कहा?
कार्ड इस तरह आपको ओ भाई कार्ड दे दिया उन्होंने, कहा जाओ इससे 300 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हो इस कार्ड से, जी। तो सैलरी का हिस्सा है 300 लीटर। अब यूज ना भी करें, लॉ कहता है वो सैलरी का हिस्सा है। अब वो एम्प्लॉयर कर रहा है नहीं कर रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कानून की बातें कर रहा हूँ। पर इनकम में तो वो नहीं है वो। भाई होता है, क्यों नहीं होता, किसने कहा नहीं होता? मैं 50 बार कह कह के पागल हो गया हूँ, लॉ तो पढ़ते ही नहीं आप। लॉ में लिखा हुआ है टैक्सेबल है, सेक्शन 12(2) पढ़ा है आपने? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे की 1 लाख सैलरी है। भाई वो 50 लाख सैलरी, उसकी 1 रुपया सैलरी हो, जब उसने कहा ना 200 लीटर पेट्रोल आप डलवा सकते हैं महीने का, वो 200 लीटर पेट्रोल के जो पैसे हैं वो आपकी सैलरी का हिस्सा है। फिक्स अमाउंट और परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। बात खत्म। आप कहते हैं सर वो नहीं कर रहा, तो वो लॉ की खिलाफ वर्जी है। लिखा हुआ है कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़ रहे, भाई मैं तो नहीं पढ़ता, ठीक है जी, आप अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। टैक्स का लॉ कहता है कि जितने लीटर पेट्रोल आएगा वो टैक्सेबल है। आप जनाब पेट्रोल सैलरी का टैक्सेबल का हिस्सा नहीं बनाते, तो आप लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉ में भाई है टैक्सेबल है, बात खत्म। आप कहते हैं मैंने लॉ को नहीं माना, बोला था बात है, लॉ पहले ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा चले, यहां पे आ जाते हैं 236 वाई। ये जानबूझ के मैंने मुख्तलिफ आज 7 सिनेरियो बनाए और 7 सिनेरियो पढ़ा के आपको भेजूंगा। 236 वाई, एडवांस टैक्स ऑन पर्सन इंडिविजुअल एओपी कंपनी रिमिटिंग, भेज रहे हैं अमाउंट्स पैसे को अब्रॉड पाकिस्तान से बाहर, थ्रो कैसे? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए या प्रीपेड कार्ड। आपको पता ना वर्चुअल कार्ड प्रीपेड कार्ड होते हैं, ठीक है? वर्चुअल कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आपने नेटफ्लिक्स पे अपना कार्ड लगाया, टक, पैसे आपके अकाउंट से कटे, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लग गया? 236 वाई। दिस इज नॉट अ टैक्स, दिस इज, दोबारा से, दिस इज नॉट अ टैक्स, दिस इज एडवांस टैक्स, दिस इज, यानी कि हालांकि ये कोई इनकम तो नहीं है, ये तो मैं अपने पैसे इस्तेमाल करने पे आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि मैं पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, उनकी थोड़ी सी सोच क्या है समझिएगा। वो समझते हैं कि बंदा जो नेटफ्लिक्स पे, जो फेसबुक पे कहीं पैसे कार्ड यूज कर रहा है, ये कोई गरीब आदमी तो नहीं है। इसकी साल के एंड पे लाइबिलिटी बनेगी, टैक्स पेबल बनेगा, और ये बंदा उसमें से ये जो पैसे यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से वो जब यूज कर रहा होगा, तो ये साल के एंड पे हम टैक्स ले लेंगे, तो उसमें से एडजस्ट कर लेगा। वो अलग बात है कि हम करते हैं, हम तो इनकम ही दिखाते। हाँ सही बात है। तो ये एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि टैक्स है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो आप दे दें, साल के एंड पे हमारे साथ बैठ के हिसाब किताब कर लेना, जब रिटर्न बनाएंगे विद होल्डिंग वो एडवांस टैक्स में डाल देना, एडजस्टेबल में जाके। एवरी बैंकिंग कंपनी, तो ये सेक्शन इसके अंदर जो कलेक्टिंग एजेंट है, टैक्स लेने वाला है, वो कौन है? शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द टाइम। हालांकि इनकम का वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि दिस इज नॉट एन इनकम, दिस इज एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी सम रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान। जब कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजे, इसलिए तो लोग हुंडे के जरिए पैसे भेजते हैं, ठीक है, वैसे इलीगल है। ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन who completed a credit card, debit card, prepaid card transaction with a person, बाहर किसी बंदे के साथ वो करे, किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी कंपनी के साथ, पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज दिए। आप फेसबुक पे कभी कार्ड रिचार्ज कीजिएगा, कभी आप अपना नेटफ्लिक्स पे कार्ड रिचार्ज कीजिएगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना कार्ड, किसी वो अमेजोन पे, हाँ जी, इंक्रीज कर दी। अभी सर 1-2 मिनट दे दो, पूरा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा टाइम दे दो, अगर मुनासिब समझे तो। अच्छा, आउटसाइड पाकिस्तान एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन फलाना फलाना फलाना, ये फिर क्या दिए गए यहाँ पे? रेट। और इस रेट को देखने का मैंने कोई आपको जदोई तरीका बताया था, वो कौन सा था? वो टैक्स कार्ड वाला। कौन से वाला? टैक्स कार्ड वाला। सर ये ले टैक्स कार्ड खोल लेते हैं, इसके अंदर फिर आसान तरीका क्या है कि उसी सेक्शन को डायरेक्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप के बगैर। लो जी, ये टैक्स क्या होता है? अच्छा, ये जो कार्ड मिलते हैं ना, इंडिविजुअल को ही मिलता है, कभी कंपनियों के नाम का कार्ड नहीं होता, शायद आपको पता हो कि ना पता हो। इंडिविजुअल के नाम का होता है, पार्टनरशिप के नाम का कार्ड
तो ये इसलिए अगले कॉलम में तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, ये चूंकि अगला कॉलम किसका है, कंपनी का है। अच्छा आप कहेंगे सारी इसने लिखने में गलती कर दी, कहीं कमी रह गई, भाई कमी कोई नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स क्या है, फाइलर है तो, और नॉन फाइलर है तो 10%। अच्छा अभी 1 मिनट रुक जाएं सिर्फ समझाने के लिए। मैंने 5 को दफ़ा अल्फला बैंक वालों को गालियां दी हैं, शायद ज़्यादा दफ़ा दे दी हूँ। नहीं सही कह रहा हूँ आपको। अच्छा क्यों, अच्छा वो इतने, अच्छा चलो समझ गया, ठीक है समझ गया हो। अच्छा हो सकता कोई अल्फला बैंक का हो, वो सॉरी मजान बैंक वाले, सॉरी गलती होगी, मजान बैंक वाले, मजान वालों को गालियां दी, एक दफ़ा तो गलती से मजान वालों को गालियां देने के चक्कर में कॉल डायल कर दी उसको फैसल वालों को। हाँ वो गुस्से में इधर उधर निकल गए। अच्छा वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें कि इतने वो हैं कि आपको ईमेल करते हैं, वो अभी तो मैंने ईमेल भी डिलीट की हुई है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इंटरनेट, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आपकी एक पुरजोर फरमाइश पे कि आपको, नहीं नहीं मैं दिखाऊंगा ना, नहीं नहीं आप मानेंगे ही नहीं ऐसे, आप कहेंगे सारा अकेले पड़ जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। अच्छा ये जानबूझ के क्या करते हैं, ये आपके ऊपर फाइलर का ही रेट लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जी, और नॉन फाइलर का रेट लगाते हैं, हालांकि लगाना कौन सा चाहिए, फाइलर का लगाना चाहिए, फाइलर है तो, लेकिन ये okay, सब बंदों को नॉन फाइलर अज्यूम करते हैं। ये देखिएगा ये ईमेल कैसे आती है, डेयर कस्टमर योर इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, अच्छा ये कहते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा ये 4% सबसे पहले बैंक आपसे क्या लेता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है फीस। जितना भी आपका कार्ड है ना, अभी ये कितनी अमाउंट भेजी है जी, कितने कार्ड रिचार्ज हो, कितनी अमाउंट का, $1382 का, बैंक ने 284.2 रुपये पे डॉलर लगाया है, और ये कितने का बना है जी, इतनी अमाउंट बनी है। इसके ऊपर 4% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस जो कितनी है, 157.11। फिर इस 157.11 के ऊपर ये बैंक ने पैसे लिए। अब सरकार ने उसको कहा कि जो बैंक की सर्विस है ना, वो जो फीस ली है, इस फीस के ऊपर जो भी अमाउंट है, इस फीस का 16% टैक्स लगेगा। और वो टैक्स किस कानून में लगेगा, एफ ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। वो कितनी अमाउंट है, 15.14। अच्छा फिर जो अमाउंट है टोटल, इसके ऊपर 16% क्या लगेगा, SST क्या है, सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विस, जिस बैंक का हेड ऑफिस सिंध में है, तो जितनी अमाउंट है उसके ऊपर आपके ऊपर एक सर्विस टैक्स लगाएंगे, वो कितना है जी, 16% है। अच्छा उसके ऊपर अब ये देखें इनका हरामीपन, जो वक्त आ गया, 236 वाई, ये कितना है जी। अच्छा मैंने इनको फोन करके इसी बात पे मैंने कहा भाई, डायरेक्ट कॉल कर मैं कहता हूँ यार जो बंदा आपका कोई लीगल वाला है ना, जो लॉ को समझता है, मेरी उससे बात करवा दो, ठीक है। सर वो मसला क्या, मैंने कहा भाई वो जो आप टैक्स काट रहे हैं ना, वो तो आप 10% काट रहे हैं, वो 10% आपने कलेक्ट नहीं करना, आपने 5% करना है। अच्छा सर मैं आपकी कॉल बैक फैसिलिटी अरेंज करवाता हूँ। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, दूसरी दफ़ा से, तो मैंने कहा मतलब अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप उस बंदे को डायरेक्ट क्यों नहीं डायल करते, हर दफ़ा मुझे कहते हैं कॉल बैक, फिर कॉल बैक ही नहीं करवाते। अच्छा वो फिर उसके बाद एक मुझे मैसेज कर दिया, आपका मैटर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, फिर लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो है वो पूरा मैटर उनको एक्सप्लेन किया है मैडम, आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आपको लगता है उनको नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी नहीं हम ये लॉ वालों के अलावा चलें तो सर, आता आपके नहीं। फायदा। हाँ जी सर जी आदिल भाई। सर मैंने अच्छा कहा आपके लिए फायदा ही हुआ है, एडजस्टेबल है ये। अल्लाह का खौफ करे। सर ये सिंध सेल्स टैक्स कैसे आपकी 16% आपकी वैल्यू पे कट गया, ये तो बैंक की सर्विस फी पे नहीं कटना चाहिए था। अच्छा जी अब ये याद रखें कि अब ये आपका कितनी अमाउंट है जी, 628 रुपये, ठीक है। याद रखें कि ये आपकी जो अमाउंट है ये उसके ऊपर चार्ज करते हैं, अगर ये 16% आप उसका चार्ज करते तो पता कितना बनता, ये 25 रुपये। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने वैलिड रेज किया कि ये जो अमाउंट है ये भी सर्विस फीस के ऊपर होना चाहिए था, जबकि इन्होंने ये भी किस पे किया हुआ है, टोटल पे किया हुआ है, ये भी इन्होंने गलत किया हुआ है, ठीक है। अब ये, और माजरत के साथ इधर कोई बुद्धू नहीं बैठे होंगे, जो फीसें वो बैठे होंगे ना टैक्स वाले लोग, बहुत काबिल बैठे होंगे, लेकिन उनके ये हालात हैं, ये भी हो सकता है।
ठीक है, ये भी हो सकता है। सर वो इसलिए हाँ काटते होंगे कि इसका आम बंदे को नहीं पता चलता, आम हाँ बंदे को जी बुद्धू बनाते हैं। जी 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 जी। लेकिन अब आप आम नहीं है ना, आप खास हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, ये समझाने के लिए सिर्फ था। अब हम सिनेरियो वन पे वापस जा रहे हैं। सिनेरियो वन के अंदर हमने कहा कि ये टैक्स उन्होंने, अब ये कितनी अमाउंट है, अभी देखिएगा सारी अमाउंट्स को हम नहीं जिक्र कर रहा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस अमाउंट जो पूरे साल में कितनी कलेक्ट हुई। यानी कि इसका मतलब है प्रैक्टिकली ये अमाउंट कोई ज्यादा होगी। अगर ये बंदे के पुत्रों की तरह कलेक्ट करते तो मैं कहता कि अमाउंट कितनी होगी। अगर ये 5% के हिसाब से कटते तो इसका बिल्कुल सादा तरीका है। चलो आज एक मैथ मैथ का फार्मूला ही बता दूं। खुश रहे, यशी करें, सही बात है इतनी। एक्सेल, एक्सेल आपने सीख लिया फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे, मसला ये है। एक्सेल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपकी 2-3 क्लासेस करवाएंगे, ठीक है, क्लासेस उसके ऊपर होगी। अच्छा अब सीख समझिएगा, क्या समझिएगा सर। फर्ज करें मैथमेटिकली मैं कहता हूं कि मैंने कुछ पैसे बाहर भेजे हैं, वो पैसे हैं एक्स। एक्स से मुराद है कि मुझे पैसों का नहीं इलम। उसके ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दें 5% को तो अमाउंट कितनी बन जाती है, सिर्फ समझने के लिए वो अमाउंट बन जाती है 40,000। कितनी बन जाती है। अच्छा कि जिन लोगों को मैथ आती है मुझे गालियां दे रहे होंगे। अच्छा अब इसको हम जब हल करते हैं, आपको पता है कि हमें हमारे उस्ताद ने समझाया था। उसने कहा था भाईजान जितना यहाँ पे ये हो रहा है ना, आप कह रहे हैं हाँ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, शाबाश। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे जाके डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगी डिवाइड। तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी सर, ये अमाउंट बन जाएगी यहाँ पे जाके 40,000 डिवाइडेड बाय परसेंटेज। का मतलब होता है कि मैंने वो डायरेक्ट 100 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने अगर बाहर कितने पैसे भेजे हों, 8 लाख भेजे तो उसका टैक्स कितना कटा होगा, ये 40,000 कटा होगा। तो यानी कि हम निकाल सकते थे कि भाई आपने पैसे इतने भेजे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये पोर्टल पे भी आ जाता है, ये पोर्टल पे भी आ जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, लेकिन हमने कहा कि चलो थोड़ा सा समझ लें तो इन फिगर्स को हम घुमा सकते हैं, कभी निकालना हो। ये बेसिकली मैंने समझाया क्यों है। मिसाल के तौर पे मुझे डिविडेंड आया बैंक में, कितना आया, 1,02,000। इसके ऊपर 15% टैक्स कटा हुआ है। बेसिकली आपका कोई डिविडेंड था, वो क्या था, एक्स था, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितने परसेंट है, 85%। नहीं मैं 85% पे जाऊंगा, क्योंकि 15% तो उन्होंने काट लिया, बाकी 15 काटने के बाद आपको कितना मिला, 85। और वो मिला कितना, 1,02,000। इसका मतलब ये है कि ये डिविडेंड पहले कितना होगा, यानी कि टैक्स से पहले। हमें पोर्टल पे बिफोर टैक्स फिगर लिखनी होती है। इसको आप हल करेंगे तो इसको अगर मैं हल करूं तो प्रैक्टिकली ये बनेगा, कितना था, ये वही वाला, वही हरकत की है मैंने, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। और डिविडेंड की अमाउंट कितनी आ गई है, मिला मुझे 1,00,000, वो 2,000 है। टैक्स इसका कर लो, ये लो जी 15%, कितने परसेंट है, 18,000। इसका मतलब ये कि अगर एक 20 हो और 18 काट दिया तो मुझे कितना मिलेगा। तो भाईजान मेरे बैंक में वही आया। अगर आपको मैथ नहीं आ रही दोबारा इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, वरना कोई मैथ का प्रोफेसर ढूंढ लीजिएगा। आखिरी वाली यही है। चलो जी हम केस नंबर 1 पे चलते हैं। पिछले साल के एसेट्स मुझे पता है, हमने पोर्टल पे जाके रिटर्न को ओपन करते हैं जी। अच्छा लॉग आउट भी हो गया। सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप टैक्स चार्जेबल पे जाके कंप्यूटेशन पे जाके नज़र मारें कि रिटर्न में लिखा हुआ क्या क्या है। लो जी एक टोटल इनकम आ रही है। सर ये टोटल इनकम कहाँ से आ रही है, आपके ऊपर कोई इनकम नहीं लिखी। सर ये अदर सोर्स में कुछ आ रहा है। अदर सोर्स में जाके देखा तो उसने क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉफिट ऑन डेट। और इसने क्या किया हुआ है, अच्छा बेसिकली ये एग्जाम्प्ट नहीं है, इसके ऊपर टैक्स होता है फाइनल टैक्स। क्या कौन सा टैक्स होता है सर, आपको कैसे पता है।
भाई सेक्शन वो जो आपका 151 है उसमें जाके पढ़ो ना, उसमें जो दो दो कॉलम बने हुए हैं टैक्स कार्ड में, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल टैक्स लिखा हुआ है। वो कब है, जब 50, अच्छा ये इंडिविजुअल की रिटर्न है सर, उसमें तो दो स्लैब थे, 50 लाख से ऊपर होगा तो नॉर्मल टैक्स है, 50 से नीचे होगा तो क्या है। भाई दोनों सिनेरियो कराऊंगा, टेंशन ना लो, दोनों सिनेरियो करूंगा। मैं फिलहाल के लिए फिर एक दफा इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिनेरियो में डाला नहीं हुआ था, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम रिटर्न को देखते हैं कैसे हैं, पोर्टल को कैसे देखते हैं। हमारा एक दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, मैंने कहा था कि लास्ट बैच बढ़ाऊंगा, तो वो रात को उन्होंने, वो पिछले नए टीचर थे, वो बच्चे मुतमिन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा यार आप बढ़ा दें, मैंने बढ़ाने नहीं लग गया। तो बच्चा कहता सर आप पोर्टल भी बढ़ाते होते हैं, वो मैं उनको बढ़ा रहा था कि अच्छा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये है, टैक्स कार्ड ये होता है, ये नॉर्मल टैक्स इनकम ये होती है। मैंने कहा यार पोर्टल भी वक्त मिला तो बता दूंगा। तो अभी आप लोग को तो समझ आ रही ना पोर्टल की। मैंने तो आज भी देखी है दफा। हाँ जी, आपने किसी रिटर्न जमा की? यार मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या जमा कराऊं, ये देख लो कुछ भी नहीं है। तो हेड ऑफ इनकम ज्यादा है। सर ये तो पर्सनल पे कुछ नहीं है ना, बाकी बाकी भी दिखाएं। नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं ये है। सर पर्सनल पे आपके कुछ नहीं है, बाकी दिखाएं जरा। अच्छा नहीं बाकी क्या दिखाऊं, एक ही तो ये मेरा लॉगिन है, देखो कितने एसेट्स आ रहे हैं टोटल। सर वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएं। ये वेल्थ या स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे, ये सिर्फ 12,45,000 रुपए के एसेट्स हैं। मेरे सर पास एक मोबाइल है 45,000 रुपए का, ठीक है मेरे पास। हाँ हाँ। तो ये तो याद होगी है सारी। कंपनी नहीं है सर रजिस्टर्ड आप सर सर आपकी? अगर आपके पास जो कुछ है वो अगर आप दिखा दें तो आपको टैक्स एक्सपर्ट होने का क्या फायदा। जी मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, कैश कम, है सिर्फ 5,21,000 रुपए का टोटल। कंपनी नहीं है आपकी कोई? नहीं कंपनी ये कंपनी कौन सी, के आपका वो फोन पे सर, कोई आप कंपनी के आप अपने एसेट्स? वाला मोबाइल मुझे दे दें। अच्छा 1 लाख में 45,000 वाला। चलो आप आ जाए, आपको फोन ही दे देते हैं, ठीक है। पर्सनल मेरे पास वो एक आधा पिस्टल सिस्टल है, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हाँ हाँ देखिए, जानवर भी रखे हुए हैं मैंने, मुझे याद आ गया, ठीक है, सिर्फ 4.5 लाख रुपए के जानवर है बस। हाँ जानवर मर जाएगा। नहीं नहीं जिंदा ही रहेगा, भाई ऑडिट वाला भी तो अपना भाई है। सर ये सर पैसे इस्लामाबाद में प्रोवाइड जानवर कहाँ करते जाएं पाले क्योंकि जाते हैं? कहीं से भी आ सकता है। भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, यकीन कर लें, मान नहीं रहे आप लोग। चलें, कोई कंपनी अकाउंट भी दिखाए ना। चलो दुआ करें। कंपनी अकाउंट का, मेरे पास कंपनी अकाउंट का तो लॉगिन नहीं होता अल्लाह के बंदे। सर इनके सब ईयर आपके पास एसेट्स है और नेक्स्ट ईयर वो ना हो तो यहाँ से हटाएंगे उसको, सारा डिस्कस करेंगे। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि ये अब चीजों को हम पूरा करते हैं ना, बराबर करते हैं। आपसे हमने पूछा कि इसमें भी कितनी ये बात पढ़नी चाहिए, तो उसने कहा कि हम तो 2 पढ़ लेते हैं और दूसरों ने भी, तो उसको मैंने कहा सर हम क्यों नहीं पढ़ सकते, कहता है जानने वाले और न जानने वाले कभी बराबर में एक आदमी में यही बात है, क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, एक आम आदमी इस चीज को justify नहीं नहीं मेरे पास, मुझे मेरे पता है। पास कुछ नहीं। हाँ, चलें अभी करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। अच्छा ये देखिएगा, हम लोग इस पे गए, अब इस पेज पे एक चीज नजर आएगी आपको, कितनी, विद होल्डिंग 54,000 रुपए की आ रही है, ठीक है। या विद होल्डिंग इस, ये कौन कौन सी आ रही है, हम सबसे पहले क्लिक करते हैं एडजस्टेबल। विद होल्डिंग का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, एडजस्टेबल, फाइनल फिक्स, मिनिमम और एवरेज विद होल्डिंग कोई भी नहीं होती, ठीक है ना। आप ये समझे कि एडजस्टेबल पे चलते हैं। एडजस्टेबल में 54,000 कहाँ पे आ रहा है, अच्छा ये कुछ मोबाइल नंबर आ रहे हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने मोबाइल फ़ोन का अंदर सिनेरियो डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा ये कुछ वो दूसरा आ रहा है, मैं सारे टैक्सेस को काट देता हूँ। एडजस्टेबल टैक्स मैंने क्या कर दिए, इस कॉलम में पूरे में 0 कर दिए, कुछ भी नहीं है। फाइनल टैक्स में भी कुछ भी नहीं है, वो था जो मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है, तो वो भी नहीं है। मिनिमम टैक्स में भी कुछ भी नहीं है। अच्छा इतने यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने टैक्स काटा, वो भी नहीं जमा करवाया हुआ, ठीक है। अच्छा अब हमारी ये पूरी रिटर्न क्या हो गई है, इनकम वाली साइड, रिटर्न वाली साइड, सेक्शन 114 क्या हो गया है, 0, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमने कहा कि ये जो पैसे हमने कमाए, इसको अगर हम देखते हैं कितने आए जी, 24 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, सैलरी इनकम आ रही है, ये ले जी 24 लाख रुपए लिख दी, ठीक है।
अब ये सैलरी कैड में जब लिख दिए, इसके अंदर मैं कोई एग्जाम कोई कुछ वो बहुत बारीकियों में नहीं जा रहा, वो आपको एग्जाम पूरी चीजें पता होनी चाहिए, पूरी स्टडी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे इतने दिए और सारी की सारी अमाउंट टैक्स है। मैंने इसको एग्जाम में या सब टैक्स में कुछ नहीं लिखा, सारी की सारी अमाउंट कहाँ चली गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर वो सैलरी वाले स्लैब अप्लाई हो जाएंगे, जो कि वो 6 लाख से ऊपर 5%, 6 से 12 तक जो 6 लाख होगा उसके ऊपर 5% होगा, उससे ऊपर जो है वो कुछ और स्लैब हैं। अगर आपका दिल करता है देखने को, आप माशाल्लाह पढ़ने वाले आदमी हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं, जो कि आप हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, लीजिए जी, हमारे जो स्लैब्स आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ रहे हैं जी आपके दिस वन। इस स्लैब का आप अगर सहारा लें और इसको फॉलो करें, तो कहता है कि 22 लाख तक आपकी इनकम, बेसिकली 6 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है। 6 से 12 तक आपका कितना है, 6 से जितनी अमाउंट ऊपर है उसके ऊपर, और पता कितना बनता है, 30,000। कितना बनता है। फिर आपने कहा नहीं नहीं सर मेरी तो इनकम 24 है, तो मैंने कहा 12 से जो 22 तक 10 लाख रुपए, इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है, 15%। सर ये 30,000 किसका है, ये 30,000 है इस 6 लाख का। ठीक है, बाकी ये पैसे बन गए। ठीक है, इसके ऊपर आपका टैक्स कितना बन गया, अब इसका 30 ये बना था, इसका इसका 1.5 लाख बनता है भाई, निकाल के देख लो। तो टोटल मिला के 30 सर और ये तो इसका 1.5, टोटल 1% कितना नहीं, 6 से ऊपर 12 तक 1% नहीं, इधर 5%। उस्तादे मोहतरम वो 2026 में है, ये 2025 का रिटर्न खोल के बैठे हुए हैं सर जी। ओके सर। ए उत्ते देख लो ना, ये देखो ये क्या आ रहा है, रेड हुआ है आपका फेवरेट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये वाला जो फाइनेंस एक्ट है, इसको अगर हम गौर से देखें, ये अभी फाइनेंस एक्ट में सब्स्टिट्यूट हुआ है, उसने ये रेट हम जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उस पर ये लगेगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो जो कानून है, वो ऑर्डिनेंस वाला, वो फर्स्ट वाला ना डाउनलोड करें, आप सेकंड वाला करें। फर्स्ट वाला तो है 26 टैक्स ईयर का, आप जो सेकंड वाला वो डाउनलोड करें, वो कौन सा है, 2025 वाला है। आ जाए वो सर, जब 2025 वाला था आप उसको फॉलो करेंगे। इसमें सर जब हम लोग आए तो इसमें हमने देखा कि हमारी 22 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स हमारा कितना बन रहा है सर, 180। फिर अब उसके ऊपर अगर मैंने 24 लाख इनकम कही है, तो अब मजीद इनकम मेरी कितनी है, 2 लाख मजीद है ना। 22 तक तो आपका टैक्स 180 बन गया, तो अब उसके ऊपर आप कितने परसेंट निकालेंगे, वो कितना बनेगा, 50,000। 50 वो भी डाल लो तो कितना बन गया, 2,30,000 बनता है। ऐसे ही है, हाँ जी, 430 लिखा हुआ कहाँ, अच्छा जल्दी समझ गई। बेसिकली 180 प्लस आपको 2 लाख है, उसके ऊपर 25%, 1 लाख का 25%, 50, अगले लाख का 25, मतलब सॉरी 25 और 25 50, तो 180 के अंदर आप उसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यकीन करेंगे ही बनेगा। ये पोर्टल पे देख ले, मैं करके बता रहा हूँ कितना बन रहा है, 2,30,000। ठीक है, अच्छा अब ये पोर्टल ने बनाया कि आपका ये नॉर्मल टैक्स है, क्योंकि मैंने कोई अभी फाइनल इनकम नहीं डाली, तो से सर जी वीडियो चलेगी। हेलो। मैंने कहा आपको देख लूं कि आप कितने एक्टिव हैं, ये फिजिकल वाले क्या, इसलिए मैं ना फिर वो शर्त कर रहा था आपके साथ। थैंक सर यू सर सर। हम बड़े गौर से समझे। पक्की बात है। जी जी सर। जी जी सर। अच्छा इतना चलें फिर। इतना एक्टिव ना करें, हम खुद उधर से चल के आ जाए। सर हाँ, शरारत लंबी हो गई सर। लंबी होगी शर्त। यार मेरा ख्याल है कि आपको ना गुजारा नहीं होता आपका मुझे देखे बगैर। अब आज करीब से भी देखो, दूर दूर से देखते हो हमेशा। हाँ, इसमें बड़ा मुंह आते हैं। सर जी बहुत करीब ले आए हैं। ज्यादा करीब आ गया है। सोनिया वो कैमरा बंद हो गया है। नहीं बंद नहीं है, रिकॉर्डिंग जब करता है ना तो वो ब्लैक हो जाता है।
कसम से वो वीडियो नहीं जा रही। वो अब मैंने ये करीब वाला कैमरा किया हुआ है, वो कह रहे हैं आप डरा रहे हैं। ओ यार ये मुझे करना आता है। ये देखो यहाँ से, वो देखो बंद हो गया उधर, वो उसने आवाज दी है, पटक। यस सर, बंद हो गया, ब्लैक हो गई हाँ जी, स्क्रीन। स्क्रीन ब्लैक हो गई है, उन्होंने कहना ब्लैक आउट हो गई है। अब वो आ गया आ गया आ गया। इसमें तो वैसे भी बंदा ना काला नजर आता है, अल्लाह के बंदे। चला जा मैं, चलें जी। कौन डिलीट कर रहा था? अच्छा, अब ठीक है। अच्छा हीट कर तो चलाओ ना, किसने रोका है मुझे बताओ। मैंने तो कहा कि बच्चे सो ना जाएं, ये अच्छे बच्चे हैं। सैलरी पवा दो यार, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। कहते हो तो मैं ले आना, ठीक है। बिलाल को बोल दो, ठीक है। हाँ इस पे कर दूं। गर्म होगा है। गर्म आई है? चलो यार इसको चेक करो ना, है ऐसे तो कूल पे ही है। कूल पे चलो। चलें जी, बस वापस आ जाएं, वापस आ जाएं जल्दी से। अच्छा सर, आपका टैक्स चार्जेबल क्या होता है? टैक्स चार्जेबल का फार्मूला आपको बताया था, टीसी। टैक्स चार्ज बराबर होता है नॉर्मल टैक्स प्लस फाइनल टैक्स। तो इस सवाल में है ही नहीं, तो जिसकी वजह से वही आपका नॉर्मल टैक्स क्या बन रहा है, टैक्स चार्जेबल बन रहा है, ठीक है। हाँ साहब वकील हो? नहीं, फिर फाइनेंस। अच्छा फाइन, अच्छा ठीक। शुक्र है, वरना मैंने कहा बाहर निकल के पकड़ ही ना लो। अच्छा, अब ये जब आपका एक ही टैक्स है तो वही नॉर्मल टैक्स आपका क्या बन रहा है, टैक्स चार्जर बन रहा है। मैंने ये बता दिया कि मेरी इतनी इनकम है, पोर्टर ने टैक्स बना दिया। मैंने कहा भाई ये ठीक है टैक्स आपने बना दिया। उसने कहा ये तो एडमिटेड टैक्स है, यानी कि इसके बगैर तो रिटर्न सबमिट ही नहीं हो सकती, ये होता है टैक्स पेबल। कितना आ रहा है, 230। ओ भाई आपने कहा सर ये टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है। हम कोशिश क्या करें कि ये नहीं कि अपनी अन्य बार रिटर्न सबमिट कर दें, उनसे कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेके रख लें। कल को अगर हमारा ऑडिट वॉडिट खुले तो हम एफबीआर को अगले 6 सालों में जब मोहब्बत भरा वो लेटर मिले तो हम उनके पास हाजिर हो जाएं कि सर ये देखें मैंने तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका एम्प्लॉयर टैक्स काटता है, टैक्स काटने के बाद वो जमा नहीं करवाता। अब 149 के तहत अगर टैक्स काटा ना, तो याद रखें जमा करवाने का एक सेक्शन है, सेक्शन ये वो है रूल, रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 क्या कहता है, जिस वीक में आप टैक्स काटें उससे अगले वीक के संडे से पहले पहले आप उसको जमा करवा दें। फिर आपका हक है कि रूल 42 के तहत उसको रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे सर्टिफिकेट दें। और जब आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके विद इन 7 डेज, लॉ कहता है कि उसको सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए। अब ये मैंने कहा मान लें कि उसने टैक्स जमा कराया, उसने सर्टिफिकेट भी दे दिया, मेरे एमआईएस में भी आ रहा है। समटाइम एमआईएस में उस वक्त नहीं आता जब आपकी कंपनी आराम खोर, वो टैक्स चोर होती है, वो टैक्स खा रहे हैं आपका सरकार का। वो बेसिकली जो पैसे आपके कटे वो जमा सरकार के खाते में होने हैं, लेकिन नाम आपका लिया जाएगा कि ये फलाना सीएनएससी वाला बंदा है। मान लो टैक्स आपका जमा हुआ है, अगर जमा हुआ है तो हम आए कहाँ पे, एडजस्टेबल पे। यहाँ पे आके किस सेक्शन का टैक्स था, 149 का था। इस कॉलम में आके आपने बता दिया कि 2 लाख टैक्स कटा हुआ है, और कितनी अमाउंट पे कटा हुआ है, कितनी वैल्यू थी, 24 लाख रुपए थी, जिसके ऊपर मेरा 2,30,000 कटा हुआ है। ये कर दिया हमने जी। अब देखो पहले एरिया में जिसको हम रिटर्न कहते हैं, जिसको सेक्शन 114 डील करता है, उसके अंदर मैंने सिर्फ अभी मेरी इनकम ही एक है तो मैंने इनकम भी शो कर दी। पोर्टल ने मेरा टैक्स पेबल बना दिया, मैंने कहा ये टैक्स कटा हुआ है, और अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे, और पोर्टल क्या करेगा, एडमिटेड टैक्स को गायब कर देगा। ये मेरा 114 का सेक्शन मुकम्मल हो गया। अब इसी पैसे से मैं करूंगा खर्चे, और मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए पर महीना खर्चा किया, मैंने अपने सिनेरियो में लिखा। अगर उसमें से खर्चा किया है तो अब ये देखें कि मैं चलता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में मैं या तो ये कि खर्चों का मुझे आप ब्रेकअप दें, नहीं है तो हम ये करते हैं जी, जो हाउस होल्ड अदर पर्सन है ना, यहाँ पे मैं इकट्ठा 12 लाख लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 12 लाख। लेकिन सर जो मेरा टैक्स कटा है वो भी तो मेरा खर्चा है।
वो भी तो मेरा खर्चा, जहरी बात, सैलरी में 24 नहीं मिली होगी, 24 में से 2 30 काटने के बाद मिला होगा, तो उसको भी आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में रेंट, रेट, सेस टैक्स इसके अंदर लिखना है। कितने पैसे हैं जी? मैडम वो विदहोल्डिंग में इसलिए लिखा था कि मेरा टैक्स पेबल ना बने। अब इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने सरकार को हिसाब देना कि 24 कमा के ना मैंने 2 30 तो टैक्स कटवा दिया, बाकी जो पैसे थे 12 लाख खर्च कर लिए, क्योंकि बाकियों से मैंने अभी और भी तो जानवर नहीं लेने, पैसे नहीं बढ़ाने। आल दो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैंने जो 24 लाख कमाए उसमें से खर्च कितने कर दिए? कैसे खर्च किए? 2,30,000 रुपए टैक्स दिया, बाकी मैंने घर के खर्चे कर लिए, कितने? 12 लाख। बाकी बच कितने गए? 24 लाख में से माइनस करें जी। 9,70,000 रुपये बच गया। ठीक है, अब ये समझिए, वैसे मैंने आपको एक रफ वर्किंग बताई है, अभी आपने खर्चे लिख दिए हैं, अब कुछ पैसे बच जाएंगे। अब प्रैक्टिकली ये तो आसान था ना, आपको मैं साथ समझा रहा हूँ, समझ आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्लाइंट आपको इतनी डिटेल में इस तरह से नहीं वजाहत करेगा। अब हम जाते होते हैं ऐसे से पहले रिकंसिलेशन में। कहाँ पे? रिकंसिलेशन में जाके आपने दोबारा बताना होता है, रिकंसिलेशन में जाके कि सर आपने वो इनकम आपकी कितनी थी इस साल की, जो रिटर्न में डिक्लेयर हो चुकी है और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगता है, वो सैलरी थी 24 लाख थी। यहाँ पे आप रिकंसिलेशन में उसको क्या करेंगे? दोबारा लिखेंगे। उस 24 लाख में से ये जो खर्चे मैं लिख के आया हूं, ये खुद ब खुद आ गए यहाँ पे। जब यहाँ पे आ गए तो 24 लाख में से आपका 14,30 माइनस हो गया, तो बच कितने गए? माइनस का मतलब ये है कि आपने अपने एसेट्स में कम लिखे हुए हैं, आपके एसेट्स इतनी अमाउंट से ज्यादा होने चाहिए। आपका क्या मतलब है एसेट्स? मैं कहूंगा कि फर्ज करें कि आपने जो कुछ बचाया है, क्या उससे आपके बैंक में या आपके जानवरों में या आपके कैश में या किसी चीज में इजाफा नहीं होना चाहिए? मैंने कहा सर वो जो पैसे खर्च करने का बचाए सेविंग हुई, उसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा पहले 2 लाख की चीजें थी मेरे पास, ठीक है, और अब वो जो 970 आया, कितना है जी? नौ, अब कितना बन गया जी? 11। मैंने 1170 यहाँ पे फिलहाल अपने पास से लिख रहा हूँ, 1170, ठीक है। अपने पास से मुराद ये है कि आपने जो जो चीज ली है ये क्लाइंट ही बता सकता है कि उसने सेविंग कहाँ यूटिलाइज की है। मैंने सर कैलकुलेट किया, जो ही कैलकुलेट किया रिकंसिलेशन पे गए, तो वो आपका अनरिकंसाइल्ड फिगर क्या होगी? अच्छा, बेसिकली फिर रिकंसिलेशन में हम क्या दे रहे होते हैं? हम रिकंसिलेशन में उसको बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है। व्हाट वी आर अर्निंग, अभी तो मैंने एक चीज की है, ये इनफ्लो, बेसिकली हम ये इनफ्लो का बटन उठाते होते हैं, अभी हमने और एग्जांपल करनी है। तो इनफ्लो कितना हुआ? एक ही हुआ, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा था, तो मैंने इसी को उठा लिया। कितना इनफ्लो है? 24 लाख का। हमारा आउटफ्लो कितना है जी? इन दोनों का फर्क निकालें। 9,70,000, ये इन दोनों को एसेस अभी इतने हैं, पिछले साल कितने थे? इतने थे। इन दोनों का फर्क कितना है? जब आपके इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो उसको हम कहते हैं सेविंग्स, जो सेविंग फॉर द ईयर है, वो बराबर हो जाए किसके? नेट इंक्रीज या डिक्रीज के। तो आपकी ये जो फिगर है अनरिकंसाइल्ड, ये क्या हो जाती है? ये हमारा मकसद, इसको जीरो करना है, इसके बगैर रिटर्न भी सबमिट, दो वजह से रिटर्न सबमिट नहीं होगा अभी के लिए, इंडिविजुअल के लिए। एक तो आपकी अनरिकंसाइल्ड फिगर आ रही हो, या फिर आपके कंप्यूटेशन में एडमिटेड टैक्स आ रहा हो। ठीक है, ये सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हुआ, ताकि हम एक स्टेप और इसमें आगे चलें। जी सर। वो अमाउंट जो आपने डाली है, जो टैक्स हमारा ऑलरेडी कटा हुआ जी कटा हुआ है, हाँ जी। वो लास्ट सर अगर आप नहीं लिखेंगे बेसिकली, तो आपका हिसाब किताब बराबर नहीं हो सकता। क्यों? 24 लाख तो आप कमा रहे हैं, आप 12 लाख रुपए परसा खर्चा कर रहे हैं, टैक्स आप लिखते नहीं हैं। आप मैथ के रूल्स पे आए, आप कहते हैं सुबह जब मैं निकला घर से, तो मैंने पूरा दिन मेहनत की और मैंने 5,000 रुपये कमाया। 5,000 रुपये में फर्ज करें कि उधर आपसे गन पॉइंट पे एक बंदे ने, मिसाल के तौर पे कोई अच्छा बंदा था, उसने 1,000 रुपये आपसे छीना, बाकी पैसे नहीं छीने। 4,000 रुपये आपने, आपकी जेब में थे, आपने 1,000 रुपये का खाना शाना खा लिया। शाम को आपकी जेब में कितने हैं अभी? 3,000 रुपये। आपने नहीं, मेरी तो जेब में अभी 4,000 है, वो आप उसको गिन ही नहीं रहे, जो आपका वो एक बता निकल गया। ठीक है, इसलिए जो आपका टैक्स निकल गया उसको क्या मैं अपने कैलकुलेशन में नहीं डालूंगा?
जो कट चुका है, मुझे तो बेसिकली 24 नहीं मिला। फिर आप सैलरी काउंट अपनी कितनी करें, आप इधर आके लिखें जी मेरी सैलरी तो 24 है ही नहीं, फिर इसमें से 2-3 तो पहले ही कट गया है। तो प्रैक्टिकली हम ग्रॉस सैलरी लिखते होते हैं, सेक्शन 12(1) में लिखा हुआ है, ठीक है। के अलावा कोई हमारी रिकॉर्डिंग तो ठीक है, आपकी कोई भी वो भी आपका टैक्स जो कट चुका है ना, वो समझो कि आपकी जेब से कुछ जा चुका है, आउटफ्लो हो चुका है। जो आउटफ्लो हो चुका है वो आपको रेट से चार्जेस में लिखना होगा जी। हाँ, कैश बचा था, सेविंग थी उसका। नॉर्मली मार्केट की प्रैक्टिस ये है कि उसको कैश में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैश में। मैंने एक और पिस्टल ले लिया भाई। हाँ जी, फिर उसका मैंने कहा जिसको समझ नहीं आएगी उसको बाहर बुला लूंगा। हैं, बताओ, समझ आ गई है? आप या तो बैंक में रखेंगे या कैश रखेंगे, और जिस चीज में हम क्लाइंट को पूछेंगे, क्लाइंट को कहता है भाई मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैश के अंदर प्लस माइनस। और हमारी कोशिश पता है क्या होती है, कि हम ऐसी चीजें रखें जिनके ऊपर कल को सबूत ना मांगे एफबीआर। अच्छा क्यों? अगर हम कहें मैंने प्लॉट खरीद लिया, फर्ज करें, तो कहेगा प्लॉट का कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मैं कहूँ गाड़ी खरीद ली, वो कहेगा गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट। तो यानी कि हम फिर ये आपकी ऐसी चीजें, फर्ज करें कि जानवर हैं, ठीक है, फर्ज करें कि आपका पर्सनल आइटम है, ठीक है, कैश है आपका, मुख्तलिफ चीजों में आप शो कर सकते हैं। नहीं नहीं, जानवर वो, अच्छा फर्ज करें, अच्छा कह सकते हैं ये मैं रिटर्न किस दिन फाइल तो आज कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को हिसाब किस तारीख तक का दे रहा हूँ? 1 मिनट, 30 जून का। वो अब कौन सी फिरकी घुमाएगा, कहेगा 30 जून इतने जानवर थे, वो चल के दिखाओ। कैसे देख सकता है कि ये तो मुझे वो कहेगा ना, अच्छा कहेगा बैंक में 30 जून को इतने थे, तो मैं उसकी स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, मैं कहूंगा ये लो। और कहे वो जानवर आपके पास 5 थे, तो कैसे देखेगा आके? नहीं देख सकता ये। सर अगर कोई कमेटी डाली है वो 2 साल बाद तक है। ठीक है, कमेटी डाल लेंगे, कमेटी की टेंशन लो, सारा कुछ कर लेंगे। अभी एसेट वाली साइड पे मैं आया ही नहीं हूँ, अभी तो हम इनकम वाली साइड से शुरू हुए हैं। एसेट्स के ऊपर तो मैंने आपको पूरे प्रिंसिपल बताने हैं कि अगर एसेट खरीदा जी, क्या? हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश, वो 236 वाई नहीं लिखा भाई, ये होती है बात, मैडम एक्टिव है, जाग रही है। 236 वाई हमने लिखा हुआ। अब उसकी अमाउंट यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर अमाउंट नहीं पता, तो जो मेरा टैक्स कटा है वो कितना कटा है, मैं फिलहाल उसी को ही लिख रहा हूँ, ठीक है। शाबाश, वो कितना है जी? अब आपने मुझे बताना कि बराबर कैसे करें, ठीक है। जब ये यहाँ पे लिख दूंगा, कितना था जी? 31,334, ये लिख दिया। इसकी वजह से पहला तो इम्पैक्ट ये समझिएगा कि कंप्यूटेशन में मेरा जो टैक्स पेबल बनता है वो कितना बनता है? 230। और मेरा टैक्स कटा हुआ कितना, विद होल्डिंग कितनी है? तो जो ज़्यादा कट गया वो क्या बन गया है? रिफंडेबल बन गया, ठीक है। और रिफंडेबल बन गया, लेकिन अब मेरी विद होल्डिंग में ये जो मैंने टैक्स सेस चार्ज में कितना लिखा था 230, अब वो कितना हो जाएगा? ये जब हो जाएगा तो ये 1430 भी क्या हो जाएगा? 1461। और यहाँ भी क्या हो गया? 1461, ठीक है। और अभी देखिएगा 24 में से 1461 निकाल दें, तो कह रहा है कि आपने एसेट कितनी अमाउंट से ज़्यादा लिखे हुए हैं? 31,000 से ज़्यादा लिखे हुए हैं। शाबाश, इसमें से, अच्छा फिर इसका एक और भी तरीका, चलो कैश में भी एडजस्टमेंट करते हैं। कैश में करना तो फिर इसमें एक तो ये तरीका है कि 5,21,765 में से 34,000 माइनस करो। दूसरा हम कर देते होते हैं जीरो। हमारा दिल ही नहीं करता कैलकुलेटर यूज करने का, मेहनत करने का, काम चोरी है ना। यहाँ पे क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली उसने कहा आपका 490 बनता है, ठीक है। ये उठाया, कॉपी पेस्ट किया, मतलब आसानी हो जाती है ना जिंदगी। ये ले, यानी कि ये बेसिकली मैंने प्लस माइनस ही किया है, लेकिन मैं दिल नहीं कर रहा था, उससे करवा लिया, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि आप इसमें प्लस माइनस कर दो ताकि वन रिकनसाइल वाली फिगर उठाओ और यहाँ डाल दो, ये लो जीरो हो गया। लेकिन बैंक के अमाउंट हमने लिखनी है। भाई लिखनी है, वो मैंने जानबूझ के चेंज नहीं की, आप सर सही फरमा रहे हैं कि जो बैंक में हमारे पैसे आएंगे वो लिखेंगे कि 30 जून वाले दिन। मैं तो पिछले साल वाले को छेड़ा ही नहीं है, मैंने बैंक में समझो पैसे पड़े थे उसको हलाया ही नहीं। आपको पता है गरीब आदमी के पास वो बैंक में तो हलाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है बैंक में, मसला होता है, ठीक। और पैसे भी नहीं होते, मसला यही है, अकाउंट ही डोरमेंट हो गया है। सर सर ये वो जो सारे प्रॉफिट सिनेरियो आता का है पता वो भी चल। तो इसमें ऐड ओ कर। भाई 1 मिनट एक वन बाय वन क्या हो गया यार, फिर वही वाला काम कर देते हो। एक भाई अख्तर हुसैन,
सर प्रॉफिट ऐड करें जो बैंक का आता है वो भी थोड़ा ऐड वो करके सारा बताओ। करता हूँ सर, वो अगला केस नंबर 2 है ना यार, क्या हो गया है? एक सर मिनट रुक इसमें जाओ। इसमें ये पूछना है, ये आपने जो 31,334 इसमें कैश में डाला है, हमारे पास कैश तो आई नहीं, ये तो रिफंडेबल में, अभी रिफंड हमने लेना नहीं है। नहीं, मैंने कैश में कहा ना, मैंने कैश कम किया उल्टा भाई, कैश के अंदर ऐड नहीं किया, कैश कम किया। बेसिकली मैंने कहा मैंने कमाए इतने 24 लाख, उसमें से इतने खर्च कर दिए, खर्चे भी निकाल दिए, टैक्स भी उसमें से निकाल दिए, टैक्स भी खर्चा है, बाकियों को मैंने अपने वो एसेट्स में बढ़ाया है। जी ओके सर। आप ये देख लीजिएगा। ओके सर, गॉट इट। मैं समझा, आपने प्लस किया, ठीक है, माइनस। अच्छा थैंक यू जी सर। सर टैक्स जो हमारा हमने ट्रांसफर किया है, रेमिटेंस बाहर भेज दिए, वो तो हमने एक्सपेंस में नहीं डाला इसमें। अच्छा वो नहीं डाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, उसमें बैठी के जो मैंने इनफ्लो डाला है और आउटफ्लो डाला है, ठीक है, तो उसके अंदर वो एडजस्ट हो गई हैं। अगर वो अमाउंट एक्चुअल में, बिल्कुल एक्चुअल में जाऊं कि सर हमने पैसे इतने बाहर भेज दिए हैं, अब वो पैसे भी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि वो भी तो जेब से आउटफ्लो हुए हैं, तो वो भी आपके एडजस्ट हो जाएंगे। अभी हमने उसको नहीं देखा। आप जो मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हैं कि जो पैसे बाहर गया है उसका तो इम्पैक्ट ही नहीं आपने दिया, तो आप समझिए कि मैंने उसको जानबूझ के अभी डाला ही नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे तो अगले सिनेरियो में वो भी डाल लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा अभी अगले सिनेरियो में बस थोड़ा सा इंतजार करते जाएं, काफी अफाका होगा इस केस नंबर सेकंड के बाद, फिर थर्ड के बाद, फिर फोर्थ के बाद। सर माशाल्लाह, जिस तरह पढ़ा रहे हैं इस तरह तो हमें समझ आ जाएगी। यार वो कह रहा है कि मुझे पढ़ने नहीं देता वो। सर जी आज नींद नहीं आ रही। ये इधर मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, फुल बूटे बना रहा है, पेंटर बना हुआ है भाई मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। अच्छा जी, ये बाहर जाके कहते होंगे यार कैसा आदमी है, कसम से तंग करता रहता है। अच्छा नींद नहीं आ रही, पहले आ जाती है। पिछली आज दफा हमारे नींद आ पास, गई थी सर पिछले लेक्चर में। अच्छा मेरे आज एक दोस्त आए हुए हैं क्लास में, ठीक है, तो मैंने उनको इम्प्रेस करना है ना, वो पीछे आके बैठे हुए हैं, वो नेशनल करिकुलम कमेटी के जो है ना, वो मेंबर भी हैं जो आपके निसाब वगैरह बनते हैं, तो मैंने कहा उनको इम्प्रेस कर लेना, इसलिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सर उसी सिनेरियो के अंदर अब सैलरी वही है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, समझो कि अलग सिनेरियो है। जल्दी से आप देखिएगा, ये सारी लिख दी, लिखी गई, ठीक है। और वजह यह है कि भाई अब लिखी हुई है, दोबारा डिलीट क्या करनी है। लो जी, जो टैक्स कटा ये विद होल्डिंग, आंखें बंद करें, ये लिख दी, ठीक है। उसके बाद सर टैक्स कलेक्टेड, चलो इस भाई ने कहा था कि आज आप बताएं जो पैसे बाहर गए हैं निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 5% के हिसाब से, और पैसे जो गए हुए हैं, कैलकुलेटर ये हैं जी, 5% के हिसाब से, और पैसे बनते कितने, कितने भेजे हैं जी, 0.05, 6,26,000 बाहर भेजा है। अच्छा फिर इसको 0.01 से डिवाइड कर देते। मैंने, हाँ जी, नहीं नहीं, ये पिछले साल के, चलो आप 10, आप बताएं जी, आप बात सही कह रही हैं। आप चलो आपके सिनेरियो पे आ जाते हैं। 31,334 आपने कहा सर ये तो टैक्स कितने परसेंट है, 10% है। कितने परसेंट है, 10 को मैंने यानी कि 0.1 है, इसका ये होता है कि आप 10 पे डिवाइड करें फिर 100 पे डिवाइड करें, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये कितना बन गया, अमाउंट कम होगी, सिंपल यही होगा। पहले जो अमाउंट ज़्यादा बन रही थी, अब अमाउंट क्या हो गया है, वो ये मैथ आ गया अगेन है कि एक एक्स वैल्यू है उसका 5% निकालें तो जो अमाउंट बनती है, अब मैंने उस टैक्स से बैक वर्किंग करके क्या निकाल लिया है, अपनी फिगर निकाल ली है जी। हाँ जी। अच्छा अब ये एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा, अब ये पैसे मैं बाहर भेजे, भेजे क्यों हैं, आपने क्या कोई एसेट खरीदा है या फिल्में ही देखते रहे सारी रात बैठ के, ठीक है। तो आप अगर फिल्में ही देखते रहे तो पर्सनल एक्सपेंसेस में और खर्चा बढ़ जाएगा, और आपने बाहर से कोई अमेजोन से कोई चीज़ मंगवाई है तो चीज़ आपके एसेट्स में आएगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आई बिलीव। यानी कि अब ये मैं यहाँ पे फिगर में 10% वाले के हिसाब से लिख दी कि इतना है। अच्छा एक यहाँ पे चीज़ चेक कीजिएगा कि ये जब मैंने लिख दिया कि इतने पैसे हमारे कटे हैं, ठीक है, और ये आपकी अमाउंट और ये कट गए हैं, ठीक है।
31,334 ये उसने सारे के सारे क्या कर दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने मजीद फिगर्स नहीं डाली, अभी कोई इनकम नहीं डाली, तो उसने फिर अगेन क्या बना दिए हैं, रिफंडेबल बना दिए हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने उस चीज़ के ये जो पैसे 3 लाख कितने थे जी, 13,000, वेयर इट इज। अच्छा सर, इसका मान लें कि मैंने इसकी मंगवाया है बाहर से कोई भी एक चीज़, मैंने कोई अपने लिए कोई गैजेट मंगवा लिया, कोई टैबलेट मंगवा लिया, कोई चीज़ मंगवा लिया, ठीक है। जो चीज़ मंगवाई है मैं खैर इसके अंदर आके उसको ऐड ऑन कर देता हूँ एनी अदर एसेट्स में, उसमें उसकी डिटेल डाल दें कि क्या मंगवाया, ठीक है। मैकबुक मंगवा लिया जी, लेट्स सपोज, ठीक है। इतनी सस्ती नहीं, सस्ती होती नहीं है, लेकिन चलो मंगवा लिए, इतने की मंगवा लिए, सेकंड हैंड मंगवा लिए, पीछे से कह रहे हैं सस्ती आ गई है, ठीक है। अच्छा मैडम देखें वो टैक्स था, ये जो पैसे हैं इसमें ही तो कटा है ना। नहीं नहीं, इतने मैंने पैसे बाहर भेजे, बैंक वाले इतने नहीं, जब पैसे बैंक से काटते हैं तो उन्होंने पता कितने काटे होंगे, 3-13, ये तो उस कंपनी ने लेने थे पैसे, बैंक ने प्रैक्टिकली इसके अंदर प्लस वो जो 31,3 वो जो समथिंग अमाउंट बन रही थी, वो प्लस करके बैंक कितने काटेगा, ये सरकार को जमा हो गए और ये पैसे, हाँ जी। मैं कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग है वो ये कहती है ये पैसे आपको बाद में एडजस्ट हो जाने ना, ये इस चीज़ की कीमत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग सादा करने के लिए इसको भी उस चीज़ की कीमत है। मैं कहता हूँ यार ये लैपटॉप ना मंगवाता तो टैक्स ना कर, मैं बियर करता, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उसका एक टैक्स देना पड़ता है, हालांकि वो एडवांस टैक्स होता है, लेकिन हमें कोई पूछे कितने का प्लॉट लिया था, आप वो कहते हैं 3 करोड़ का था, 50 लाख का टैक्स है, 3.5 करोड़ में पड़ा है। हालांकि प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कहती है जो आपने एडजस्ट करवा सकते हैं सरकार से, लेकिन हम कहते हैं यार वो इतने माशाल्लाह नेक लोग हैं न उनके बगैर कि वो पैसे वापस ही नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आप उनको करें अनलेस उनको एक हिस्सा दें, हम हिस्सा देते नहीं। या तो आप हिस्सा उनका रख लेना कि यार 50 लाख टैक्स जमा हुआ है, 25 क्या करें उनको दे दे, 25 खुद ले लें, या फिर कोई अच्छा वकील रख लें, वो कहेगा 5-7 लाख मुझे दे दो। हाँ हर जगह से हम फंसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी फर्ज के लिए मैंने लैपटॉप मंगवाया, लेकिन इसके अंदर वो भी प्रैक्टिकली ऐड करने चाहिए, लेकिन अगर वो इसमें ऐड कर दें तो अब बड़ी बात गौर से सुनना है, फिर उसको टैक्स में ऐड ना करो, फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं खर्चा भी है और एक तरफ उस चीज की कीमत में भी ऐड कर देते हैं, तो एक काम कर लें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली चीज की कीमत में ऐड करते हैं कि अपनी चीज महंगी शो कर देते हैं, बजाय सस्ती करने की अभी चीज की कीमतों के ऊपर हमने बात नहीं की करनी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी इसको मुकम्मल करते हैं, हर सिनेरियो को लॉक ऑन करते हैं। हाँ जी, क्या कौन सा 2 दफा आ रहा है, नहीं नहीं अभी 2 दफा नहीं किया, अभी आप समझे कि मैंने टैक्स के अंदर, बात को गौर से सुने, ये मैंने लिख दिया कि मेरा इतना टैक्स है, वो इसीलिए लिखा ताकि मेरा टैक्स रिफंडेबल में आ जाए। बंद हो गया, चलो ऑनलाइन वालों को बड़ा मुंह दिखाते हैं सर बस। अपने नज़दीक ले आए। बस आज करीब से देखें, ये हीट हो रही है कमरे की ना, ये यहाँ पे लोगों को ठंड लग रही है, ठीक है, वरना जो है ना 22 पे कर दें, चलो ये ठीक है। वैसे गर्मी वैसे मुझे भी लग रही है। भाई थोड़ी देर है, ये कमरे का थोड़ा टेम्परेचर सेट हो रहा है, कैमरा हीट अप हो जाता है, ये इनका DSLR का यही मसला होता है। अच्छा, डर लग रहा है तो बंद कर देता हूँ कैमरा, मैं पीछे हो जाऊँ। सही है नहीं सर। नहीं ठीक है सर। सर अच्छा, ओके ओके। आप जिंदगी में हमारे हर करीब दुख करीब। सुख में साथ चले फिर मजा आता है, और आप अच्छा ही देखना चाहते हैं फिर क्या फायदा है, कभी कभी बुरा भी देखें ना। सर आप जितने करीब होंगे हमें फायदा होगा। हाँ जी। अच्छा सर, ये देखिएगा कि अब मैंने उनको ये कहा है कि इतने पैसे भेजे हैं और इस पैसे को मैंने शो कर दिया अपने एसेट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली तो मैं इसको भी ऐड करूं और मैं अपनी चीज की कीमत में ऐड कर दूं। अच्छा, लेकिन सर फिर आप एडजस्टेबल में इसको लिखेंगे, ये मैं इसलिए लिखूंगा ताकि मेरे कागजात में FBR को शो हो कि भाई ये रिफंडेबल मेरा बनता है, मेरा रिफंडेबल बनता है, मैंने एक्स्ट्रा जमा करवाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं लिखता तो ये रिफंडेबल नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ जी,
कैसे? FPRs में चीज को नोट नहीं करेंगे कि आपने टैक्स पे नहीं किए। नहीं नहीं, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, ये तो पैसे जब मैंने बैग भेजे तो टैक्स तो उन्होंने ले लिया मुझे, टैक्स तो कलेक्ट हो चुका है। यानी कि मैं बात उस 3/13 की नहीं कर रहा या 3/31 की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की। टैक्स को लिखने के दो तरीके हैं, उसी कीमत में ऐड करें और आप एसेट में शो कर दें, यानी कि आप अपनी टैबलेट को, मैकबुक को कितने का बना दें, 3/13 प्लस 31। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 3/13 के रहने दें और 31 को कहाँ डाल दें, टैक्सेस में डाल दें। तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप एसेट्स में ही ऐड कर लें। क्या ऐड कर लें? एसेट्स में। लेकिन कानूनी तौर पे गलत है। कानूनी तौर पे क्या, टैक्स में आना चाहिए क्योंकि वो टैक्स ही है। ठीक है, चलो हम आपके साथ कानूनी बात करते हैं फिर। नहीं सर, आप फिर सही वाली भी चीज़ कराएं। अब वो सारे टैक्सेस कहाँ पे आ रहे हैं? जब विदहोल्डिंग में लिख दिया तो आपका इसके अंदर वो 3/31 भी क्या हो गया, वो 2/30 के साथ वो 31 भी कवर हो गया, एड ऑन हो गया। ठीक हो? बैंक को हमने 3/13 कर लिया, एसेट्स में है वो तो उस पे टैक्स ऑटोमेटिकली टोटल में आ जाता है कि इतना टैक्स कटे। भाई आप उसको 2 लाख का लिख दो, जब पैसे बैंक ने भेजे थे तो उसी वक्त टैक्स बैंक ने काट के सरकार को जमा करवा दिया था। वो उन्होंने अमेजोन को भेजा 3/13 और साथ आपके बैंक से और पैसे काटे, वो सरकार को जमा करवा दिया। आपके बैंक से डेबिट कितना कर लिया, 3/13 प्लस 31, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। अच्छा, अब सर देखिएगा, अब हम इसको मुकम्मल करते हैं। खर्चे मैंने वहीं के वहीं रखे हैं, 12 लाख की। ठीक है, ये टैक्स आ गया। हम रिकंसिलेशन करते हैं। इनकम अभी वो है, सॉरी, इसके अंदर एक इनकम ऐड की थी, माजरत। अब इनकम कौन सी ऐड की है? बैंक से 36 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया और ये इनकम कौन सी है? फाइनल इनकम है। कौन सी इनकम है? शाबाश, फाइनल इनकम है। फाइनल फाइनल। इनकम है तो इस इनकम ने किसी भी हेड के साथ ऐड नहीं होना। अगर ऐड नहीं होना तो इसके लिए हम कहाँ पे चलते हैं? फाइनल टैक्स में। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने ढूंढना है 153 1B, ये हम बैंक से ले रहे हैं। अच्छा, 1 वाला वो नेशनल सेविंग बैंक और सारे ऑप्शंस थे ना भाई, म्यूट रखा करें, अनम्यूट ना किया करें। नहीं, 151 में वन, अच्छा 153 का है, अच्छा 151 है भाई, माजर 153 1B। ये जो आपका ये पॉइंट है, इसके अंदर आपका आएगा इंडिविजुअल के केस में। यहाँ पे आप जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि ये मेरा बैंक प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, किस बैंक से आ रहा है? बैंक अल हबीब लिमिटेड। ठीक है, लेट्स सपोज। ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं जी सर? 36 लाख आ रहा है। और इसके ऊपर सर टैक्स कितना कटा हुआ है हमारा? 5,40,000 रुपये का, ये लिख दिया। अब मैंने इस सिनेरियो में सिर्फ सिर्फ एक वो एडिशन की है, किसकी? फाइनल इनकम की, नॉर्मल इनकम के साथ। इसका टैक्स बनता कितना है? 540 ही बनता है कानून के मुताबिक। ठीक है, जब इतना ही बनता है तो अब हम कंप्यूटेशन पे आए तो ये देखिएगा कि अब टैक्स चार्ज में फर्क कैसे आ गया है। फाइनल टैक्स 540, नॉर्मल टैक्स 230, टैक्स चार्ज कितना आ गया? 770 आ गया। 770 जब आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी विदहोल्डिंग जो हुई है वो तो 8 हुई है, उसमें चूंकि वो एडजस्टेबल वाला वो कुछ टैक्स कटा हुआ था, टोटल मिला के कितने, अभी वही वाला सिनेरियो रिफंडेबल वाला। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। आप हमारी बैलेंस स्टेटमेंट में चीजें क्या आएंगी? जिधर आना इधर, फिर तुम्हारे वो बंद हो गई डिवाइस। अच्छा, अब इसमें ये नॉर्मल तो लिखा था, ठीक है, इसके अंदर अब हमारी एक और इनकम आ गई। वो कौन सी इनकम है? कितनी अमाउंट है वो? 36 लाख रुपए। कितनी? 36 लाख रुपए। ठीक है, अगर वो 36 लाख रुपए है तो उसके ऊपर टैक्स कितना कटा हुआ है? 540। तो इसके अंदर 540 वो भी ऐड होना चाहिए। लेकिन सर आप क्यों ऐड करें? आप जाएंगे कमचोरी पे, कंप्यूटेशन पे, तो यहां से करेंगे क्या? कॉपी। इसके अंदर सारे जो आ गए, क्यों मेहनत करें हम लोग? करनी भी नहीं चाहिए।
स्मार्ट वर्क, ये लें जी। अब सर आपका 12 लाख खर्चे, 8 लाख का टैक्स, टोटल कितना हो गया? 20 लाख हो गया। जब 20 लाख हो गया, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सर रिकंसिलिएशन पे आप देखो इनफ्लो कितना हुआ है, 24 का एक, 36 का एक, टोटल कितना हुआ है? 60 का। आउटफ्लो कितना हुआ है? वो कह रहे हैं अल्लाह के वली, आपने अगर 60 लाख कमाया है और 20 लाख खर्च कर दिया है, तो सेव कितना किया है? 27 लाख, ठीक है, नहीं 27 नहीं किया, ये बनता है आपका 60 और 40। तो अब आपके एसेट्स जो पिछले साल 1245 समथिंग के थे, इसके अंदर पैसे और कितने, पैसे नहीं, एसेट्स कितने बढ़ जाने चाहिए? 12 प्लस 40, 40 और 10 50 और 2 52 समथिंग बनेंगे। लेकिन मैंने कितने लिखे हुए हैं? वो कहता है कि बेवकूफ आदमी, कितने कम लिखे हुए हैं आपने? अब मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए इसको कैश में डाल रहा हूं। अब आप भाई, मुझे नहीं पता कि आप मुझे बताएंगे कि आपने इस साल इस जो पैसे कमाए थे खर्च करने के बाद बाकी कहाँ कहाँ डाले हैं, किधर किधर लगाए हैं, ठीक है। चलो गाड़ी ले लें, गाड़ी ले लेते हैं जी। मोबाइल भी चेंज कर लें, मोबाइल मेरे पास वही है भाई, वही है, ठीक है, 45,000 रुपये का आईफोन, नॉन तो पीटी है ना। गाड़ी लेंगे तो सर फिर उस पे भी एडवांस टैक्स, फिर वो भी एडजस्टेबल। हाँ जी, हाँ जी, 4 GB, 4 GB। अच्छा, यहां से हमने इसको कॉपी किया, पूरा नहीं हो जाएगा। सर कैमरा चाहता है कि हम आपके करीब रहें, आपसे दूर ना जाएं, वो फिर ब्लैक हो जाता है। कैमरा चाहता है कि आप क्या करें? कि हम आपके करीब रहें। करीब रहे, नहीं अभी करीब ही हो, दूर हो? नहीं, वो फिर ठीक हो गया, एक दफ़ा दिल ब्लैक करीब हुआ। होने चाहिए भाई, दिल करीब होने चाहिए। अब ये देख लो, पिछले साल कितने थे? 12 के। कमाया कितना? तो कितना हो गया? 60 10 70 72, 72 में से लगा कितना लिया, तो बाकी बच कितना किया? ठीक हो गया। और ये क्या बन गया? ठीक है। और उसके बाद भाई एक छोटा सा काम होता है, पहले इसको सेव करते होते हैं बटन दबा के, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करते होते हैं हम लोग? सबमिट का बटन दबाते हैं। जो ही सबमिट का बटन दबाते हैं, तो इसके बाद आपके लिए वो क्या ले आता है यहाँ पे? सिग्नेचर। पिन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो फिर क्या तरीका है? तरीका यह है, रीसेट कर लें, यहाँ पे जाएं, चेंज पिन, ठीक है, आप चेंज कर लें, पुरानी भी नहीं मांगता, ठीक है, और उसको कर लें। सेकंड सिनेरियो क्लियर हो गया जी। थर्ड सिनेरियो पे चलें फिर। जी सर। एक सवाल है सर। जी कर लो। जी सर, सर ये क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, क्लास से अगर बाहर जाएंगे फिर जवाब नहीं दूंगा। सर ये क्लास के टू अंदर से क्वेश्चन है, फिर पूछें। सर ये 236Y वाला जो एडजस्टेबल टैक्स है, ये हम एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं एविडेंस, ये इतने सैलरी बिल्कुल वेट कर दिखा सकते सकते हैं, एम्प्लॉयर को बिल्कुल कर सकते हैं। हैं? थैंक यू सर, एम्प्लॉयर थैंक को जमा करवाने के लिए एक आपका हलफनामा होता है, जिसको हम कहते हैं IT3। IT3 फॉर्म क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज डेक्लेरेशन। इसको क्लिक करके डाउनलोड करें तो सारी ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर ये इन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से बनाया था, एक दफ़ा का जिक्र है। उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको थोड़ा अमेंड कर दें। क्यों? इसके अंदर तो लिखा हुआ है टेलीफोन वाला, ये तो बिल्कुल एडजस्टेबल है, वो हम अपने एम्प्लॉयर से एडजस्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला अब ये मिनिमम हो गया, ये एडजस्ट नहीं होता। लेकिन इन्होंने पोर्टल पे डाला हुआ है, और जो उधर भी बैठा होगा ना वो भी अल्लाह का वली होगा, अगर वो बिजली के बिल वाला टैक्स एडजस्ट कर दे तो करवा लेना, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट ऑन डेट ये फाइनल टैक्स है, ये तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने फॉर्म में डाला हुआ है। उस अल्लाह के वली को भी अगर हो सकता है पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो बस करवा लो एडजस्ट, अगर करके देता है तो, ठीक है। मोबाइल फोन का, ठीक है, मोटर व्हीकल का, बैंक से विड्रॉ करने के ऊपर सेक्शन 231 AB के तहत जो विद होल्डिंग होती है, नहीं नहीं, जब आप वो करके दे देगा
तो हम क्या करेंगे, हम उसमें डाल देंगे ना, देखें, और आपका टैक्स 2,30,000 बनता था, हमने विद होल्डिंग कम कर, मैंने 2 लाख करवा लिया, 30,000 पे एडजस्ट करवा लिया, तो मैं लिखूंगा ना 30,000 जो एडजस्ट हुआ है, मैं लिखूंगा फोन की मद में 15,000 रुपए, ठीक है। मैं लिखूंगा 10,000 रुपए, फर्ज करें कि कैश विदड्रॉल की मद में, 5,000 रुपए प्रॉफिट ऑन डेट की मद में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो पोर्टल से पे भी एडजस्ट हो जाएगा ना, फाइल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उससे आप करवा लेते हैं तो फिर वो पता है क्या कहते हैं, वो लिख देते हैं कि सारी विद होल्डिंग होगी। हालांकि प्रैक्टिकली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हम उससे करवा भी लेंगे, फाइनल होगा, तो फाइनल का इम्पैक्ट तो पोर्टल लेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल की वजह से तो हमारा जो टैक्स है उसकी वजह से आएगा नहीं। एडजस्टेबल जो होता है उसका फायदा होता है, फाइनल का फायदा तो होता ही नहीं है, वो इनकम के लिए फायदा होता है, बात समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो लोग फिर डंडी क्या मारते हैं, अपने एम्प्लॉयर का लिख देते हैं सारी विद होल्डिंग होगी, बाद में ऑडिट के वक्त मसला आ जाता है। वो जब बुलाते हो कहते हैं भैया ना आपका तो इतना कटा हुआ है, मैं आपको एक नोटिस दिखाया था कि नहीं दिखाया था, तो नहीं दिखा तो दिखा दूंगा, उसके अंदर उन्होंने कहा दिया आपकी सैलरी तो 7 करोड़ पे है, विद होल्डिंग हुई है 3 करोड़ पे, बाकी विद होल्डिंग तो हुई नहीं, बेसिकली उसके एम्प्लॉयर ने विद होल्डिंग करके खा गया था, बाकी जमा ही नहीं करवाई थी। अच्छा चलें इसको आगे फिर और बढ़ाते हैं। IT3 के जरिए आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एडजस्टमेंट आपने लेनी है एडवांस टैक्सेस की, एडजस्टेबल टैक्सेस की, प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर, प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर, आपके मोबाइल फोन का कोई एडवांस टैक्स है, आपके उसका है क्या नाम है 231 AB का बैंक से प्रॉफिट निकालने के ऊपर है, इंटरनेट के बिल का कोई टैक्स है, तो इस तरह की चीजें एडवांस टैक्सेस एम्प्लॉयर से अन्यवाद आके आंखें बंद करके एडजस्ट करवा दें। अच्छा कई लोग कहते हैं सर उसको कब करवाएं, मैं कहता हूँ भाई जब आज अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, अभी अगर आप बैठे हो तो आज ही करवा लो, क्योंकि अगला टैक्स एम्प्लॉयर काटे ही ना, ठीक है। अच्छा जी अरे सर, आपने जो प्रॉफिट बैंक से आया वो, अगर प्रॉफिट सेविंग सर्टिफिकेट से आता है या वो TDR सर से आता है? सर कर लेते हैं, कौन सा मसला है, अगर सेविंग सर्टिफिकेट से आता है तो वो भी 153 के अंदर ही आना है ना मेरे बच्चे, उसमें 151? एक सेम यही तरीका है, सेम यही, ठीक है। ठीक है। ये वो आपका 1 हो, बी हो, सी हो, डी हो, बी बैंक का है उसको आप जाके पढ़ लें, एक सेविंग सेंटर का है, एक वो आपका सेविंग सेंटर के अलावा गवर्नमेंट की किसी, वो अगर कोई स्कीम के अंदर हो, गवर्नमेंट की भी तो स्कीम्स आती है ना, ठीक है। ये सर अगर आपका टैक्स बनना है मंथली 1 लाख और आपने टैक्स एडजस्टेबल है 1.5 लाख, तो 1 महीने में आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको, एम्प्लॉयर एडजस्ट कर सकता है। कैसे? सर फॉर एग्जाम्पल वो हर महीने उसने डिवाइड किया है 12 महीनों के 1-1 लाख पे, ठीक है और आपका किसी प्रॉपर्टी टैक्स बन गया 1.5 लाख, तो वो 2 महीनों में वो एडजस्ट कर सकता है। भाई, आपका जितनी सैलरी है ना, याद रखें कि सेक्शन 149 को पढ़ें, आपका टैक्स एडजस्ट कितना कर सकता है, जितनी वो कर रहा है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं 5 लाख टैक्स कटवा के आ गया हूँ, ठीक है, तो एक ही सैलरी से एडजस्ट कर दें, तो प्रैक्टिकल तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी सैलरी भले 20 लाख ही क्यों ना हो, जितना आपका पोर्शन उस महीने की सैलरी है ना, उसका जितना पोर्शन बनता है, क्योंकि साल के जुलाई में ही ना पूरे साल का टैक्स एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट करने के बाद उसको मंथ पे डिवाइड कर लिया जाता है 12 पे, डिवाइड करने के बाद आपका मंथली टैक्स कटना शुरू हो जाता है। आपका फर्ज करें कि 5 लाख टैक्स कट गया, और आपका टैक्स पूरे साल का जो बनता है, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप 4 माह का टैक्स कटवा चुके हैं, उसके बाद बाकी आपका जो कटने वाला रहता है वो 3 लाख रहता है, फर्ज कर लें, और आपका एडवांस टैक्स कितना कलेक्ट हो गया, 5 लाख, प्रॉपर्टी खरीदी आपने, आप 5 में से 3 लाख की एडजस्टमेंट आप अपने एम्प्लॉयर से करवाएं, लेकिन वो इकट्ठी नहीं करेगा, वो सैलरी वाइज करेगा, लेकिन आप उसको इकट्ठा अंडरटेकिंग दे देंगे। कई कंपनियां कहती हैं हमें बयान हल्फी भी दो, हो सकता है आप झूठे हो, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको झूठा नहीं कहते, वो अपने आप को बचा रहे होते हैं। कल पता क्या करता है, मैं आपको कुछ नोट्स भी दिखाऊंगा कि कंपनी को बुलाया जाता है कि आपकी सैलरी जो है मुलाजमों की वो तो 2 करोड़ है, आपने टैक्स काटा सिर्फ 10 लाख पे, मिसाल दे रहा हूँ, तो कहते हैं भाई इस बंदे ने ये फलाना सैलरी के ऊपर टैक्स इस तरह से एडजस्ट करवाया था, फलाने बंदे की सैलरी 6 लाख थी, इतने 20 मुलाजम थे, उन 20 मुलाजम की सैलरी इतनी बनेगी, उस पर टैक्स बनता ही नहीं था, बात समझ ना। तो वो एक रिकंसिलेशन बना के दी जाती है रूल 44 में, ठीक है। कंपनी नहीं होती ये, एम्प्लॉयर कंपनी को जाके देता है मोहब्बतनामा, वो उन्होंने एडजस्ट करना होता है, ठीक है, उन्होंने एडजस्ट करना होता है, और इस वजह से कहते हैं फाइनेंस वालों के साथ अच्छी बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे ये भाई है ना, तो उनको कहते हैं कि भाई ये मेरा टैक्स एडजस्ट कर दो, क्योंकि फाइनेंस वाले वो जानबूझ के गुंडी डाल नहीं नहीं सर ये मुझे इस चीज़ पे ये हो रहा है, जानबूझ के सैलरी प्रोसेस कर दें कि अगले साल कर लेना, हालांकि जिस साल का टैक्स है वो सिर्फ उसी साल एडजस्ट हो सकता है। सेक्शन 168 कहता है कैटेगोरिकली कि जिस साल का टैक्स है
वलीमे वाली एग्जांपल दी थी ना, नहीं दी थी? कि आपके दोस्त का वलीमा हो और आप उस वलीमे पे ना जा सकें, और हफ्ते बाद आपको याद आया कि दोस्त का वलीमा था और वो ग्रीजन मेस में था और आप उधर पहुंचे नहीं हैं, तो फिर आपको वो अगला बंदा अगले हफ्ते बाद तो नहीं वो ग्रीजन लेके जाएगा, वो कहेगा भाईजान वो इवेंट गुजर गया, अब आप अगले इवेंट किसी पे आइएगा। यानी कि अपने किस दोस्त को रगड़ रहा हूँ। अच्छा, वो बेसिकली आपका जिस साल का टैक्स होता है उसी साल एडजस्ट होता है, सेक्शन 168 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और स्पाइस डालते हैं। अब प्रॉफिट ऑन डेट को जानबूझ के मैं सिर्फ 36 से कहां पे ले गया हूं, 56 पे। क्यों? अब ये टैक्स फाइनल टैक्स नहीं रहा, मिनिमम। अब ये टैक्स कौन सा बन गया, मिनिमम भी नहीं, अब ये टैक्स एडजस्टेबल बन गया। अब ये टैक्स क्या बन गया है? अच्छा, आपके सर क्या मतलब एडजस्टेबल बन गया है? बेसिकली ये है, आप सही कह रहे हैं मिनिमम है, लेकिन इसकी अभी हमें में क्या मिलेगी, एडजस्टेबल मिलेगी, एडजस्टमेंट मिलेगी। कैसे? बोर तो नहीं हो गए? हो गए हो? इस केस के बस कर देते हैं। ये वाला मेरा तो दिल है कि आप लोग अभी बैठे। अच्छा, अब ये देखो क्या कहता है, कहता है अल्लाह के वली आपका चूंकि 5 मिलियन से ऊपर है, इसको आप कहां पे लिखो, एडजस्टेबल में भाई, एडजस्टेबल में। नहीं हुआ, नहीं, वो कहता है उसको ट्रांसफर करो, ये नहीं कहा कि हो गया, कहता है करो, ये डिलीट कर दिया। अब मैं गया एडजस्टेबल पे, यहाँ पे आके कहाँ पे लिखना था, 150, कौन सा था, 1 था, और उसका आगे क्या था, बी था। अब ये देखो कि ए वाला पॉइंट किसके लिए है, नेशनल सेविंग सेंटर्स के लिए, ठीक है। नेशनल जो सेविंग सेंटर्स हैं उनके पास अगर कोई सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी विदहोल्डिंग कितने पे होती है, 15% पे होती है। बैंक के लिए भी 15% पे, इसके लिए भी 15% पे, लेकिन अभी कुछ उन्होंने चेंज किया, बैंकों के ऊपर 20% कर दिया है करंट ईयर में, पता है ना। यहाँ पे हम लोग आए, हमने कहा कितनी अमाउंट है जी, 56। अब यहाँ पे नहीं ले रहा, कहता है पहले तो आप उसकी मुझे डिटेल दें। मैं कहता हूँ ये जी प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, प्रॉफिट ऑन डेट का वर्ड यूज होता है। कितना टैक्स कटा हुआ है जी, 8 लाख। अब आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, कैसे तबीयत खुश करते हैं आपकी, अदर सोर्स में जाके देखें, ये खुद ब खुद लिखा गया, और ये एग्जाम्पल में लिखा गया, फाइनल में लिखा, मतलब ये फाइनल का भी है, ये कहाँ पे लिखा गया है, नॉर्मल टैक्स में। अब सर इसकी जो अमाउंट बन गई है, अल्लाह की मेहरबानी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 24 और 56, और टोटल मिला के कितनी बन गई, 80। कोई हमारा डिडक्टिबल अलाउंस हमने डाला ही नहीं है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम बन गई। अब टैक्स कितना बन गया, 26 लाख। टैक्स कटा हुआ कितना है, चलो शाबाश, 15 लाख और टैक्स जमा करो। अच्छा ये गाड़ी की वजह से नहीं हुआ, वो जो आपकी इनकम फाइनल टैक्स है वो किस में चली गई है, नॉर्मल में चली गई है। स्लैब चेंज हो गया, वो फिर स्लैब आप अगले में चले गए, ठीक है, एंड वाले स्लैब में चले गए, फुल एंड वाले में क्लब हो गई है, ठीक है। अब इसको अगर मुकम्मल करना हो यहीं तक, ठीक है भाई, बोर तो नहीं हो गए, हो गए हो? आप क्या करते हो, किसका, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शिकायत किस सेमेस्टर में? 5वें में। अभी तो आपने 8वें सेमेस्टर में मुझसे दोबारा टैक्स पढ़ना है। सर वो आप इंस्टाग्राम जब भी ओपन करो आपकी ऐड आ रही होती है, इसी तरह तीन बार तुम्हारी दूसरी वो तो मैंने कहा करके तो जब भी रील्स देख रहा हूँ आपकी ऐड आती रहती है, तो इसलिए लेकिन अभी आप अभी भी आते थे, फिर मैंने वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया अपने। भाई ऑनलाइन वाले सुन तो नहीं रहे? सर हमें तो आवाज नहीं, हमने सर कुछ हमें नहीं आवाज सुना। नहीं आ रही। सुन रहे हैं अच्छा, सर, आवाज हमने नहीं आ कुछ रही? नहीं वो सुना। मैंने एक बड़ा ऐसा प्यारा खूबसूरत बच्चा है, उससे पूछा कि यार आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया ना, वो बड़ी मुश्किल से बैठा होता है, तो वो कहता है कि सर आपके ऐड इतने आते थे कि मैंने सोचा कि कोर्स कर लो ना। अब वो कहता है कि मैंने आपका पेज ही ब्लॉक कर दिया, कि फिर ही मुझे ऐड आते हैं कोर्स करने के बाद भी। ख्वाबों में आते हैं। अच्छा, ख्वाबों में आते हैं अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ समझ आ रहा है कोई नहीं आ रहा? सर हाँ, फिर वो असल में सुबह से यूनिवर्सिटी इतना तो अभी
बैंक सेल्स टैक्स खत्म हो एक चीज बताऊं आपको, इसको बाद में एक तो लेक्चर को रिवाइज कर लिया करो। करता हूँ। इसकी आप अफादियत जो है ना उनसे पूछें कि आपकी यूनिवर्सिटी में पिछले सेमेस्टर में उनको कोई टैक्स का अच्छा टीचर ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो सलमान साहब हैं जो आपके, मेरा ख्याल है कि वो हाफिज सलमान साहब, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप बढ़ा दें, ठीक है, उनकी मेहरबानी है। तो आप ये कह लें कि इसका आगे स्कोप भी है। जैसे FBR घुमा घुमा के किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं रहा। अब ये जो अब AI आएगा ना, मैं कहता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से ये जो हमारा पेट है ये सही बड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि आपके टैक्स से आप बच ही नहीं सकते। अब तो उन्होंने मैसेज भेजने शुरू कर दिए, मुबारक हो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मुबारक हो गाड़ी खरीदी है, मुबारक हो फलाना आगे आएगा लैपटॉप खरीदा है, ठीक है। तो आप अपनी रिटर्न भरें, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा था, मुबारक हो आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आया है, तो आपने इस साल वो बड़ा अच्छा काम किया है, रिटर्न भरें। ये मैसेज आ रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखें जी। अब हमारी टैक्सेबल इनकम पहले एक थी, तो मैं उठा के सैलरी को एज इट इज लिख रहा था। अब मैं कितनी इनकम अपनी लिखूंगा? 24 और 56। अब वो फायर टैक्स वाली इनकम नहीं है, अब ये कौन सी वाली है? नॉर्मल वाली है। तो और ये कितनी बन गई? 80। इसको उठाया रिकंसिलेशन में जाके, अब ये इसको फाइनल को हटा दो। ये सारी की सारी अब कौन सी इनकम है? शाबाश, नॉर्मल है। अच्छा, अभी के लिए खर्चों को मैं वही स्टैट करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी टैक्स को अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। खर्चे मेरे वहीं के वहीं हैं, 1 लाख हैं, ठीक है। अब टैक्स का गौर से सुनिएगा। टैक्स आपका एक टैक्स है नॉर्मल टैक्स, कितना? 26 लाख। उसमें से कटा हुआ कितना है? तो इतना मैंने जमा कराना है। प्रैक्टिकली मेरा टैक्स का खर्चा है कितना? 26,90,000 है। कुछ दे दिया है और कुछ, यानी कि जो इस साल 80 लाख कमाया उसमें से कुछ मैं कटवा चुका हूं और कुछ कटवाना है, मतलब देना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे खर्चों में एक टैक्स का खर्चा कितना लिखा जाए, अदरवाइज तो रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा, वो मुझे जमा कराना पड़ेगा। और गलती से कभी करना हो तो अगर हम जाएं तो यहीं से चालान बन जाता है। बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहता है पहले सेव करो। चलो दिखाने के लिए यहाँ पे हम प्रिपेयर PSID पे करेंगे, जैसे कि पूरा बना के दे दिया, बस क्लिक करना है। मैं क्लिक नहीं कर रहा, उधर जो बैठे हुए चाचू है ना, उनको पता चल जाता है इसने चलान वाला, मुझे फोन कर देते हैं, यार वो आपने चलान में था, टैक्स क्यों नहीं जमा कराया? तो इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा, ठीक है। अगर चालान बना दिया, कोई रिटर्न में कोई चेंजेस आए, फिर उसके बाद दूसरा चालान चलान दूसरा बन जाएगा, ठीक है। वो तो फिर मैं उसको कहूंगा ना, यार ये मैं चीज़ भूल गया था, ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी थी। लेकिन अब तो मैंने वो लिखना ही नहीं है, मेरे पास कुछ हो तो लिखूं। अच्छा, हाँ जी। कम करवाने के लिए रिवाइज करेंगे। हाँ। नहीं, काम करवाने के ऊपर, रिवीजन के ऊपर बताऊंगा। अभी पहले सीधी रिटर्न सीखो, फिर उल्टी रिटर्न भी सीखेंगे कि रिवीजन के ऊपर क्या मसला आता है, फिर लॉ क्या कहता है। अभी पहले इससे जान छुड़वा लो। अच्छा जी, अब खर्चों में टैक्स भी लिख दिया और ये हमारे अदर पर्सन हाउस होल्ड भी लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे आए तो 80 लाख में से कितने खर्च हो गए? अच्छा, इसका मतलब ये अगर इतने खर्च हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली अगर मेरे पास पिछले साल ये 12 था, 12,45 था, तो अभी 80 माइनस 39, 38 समथिंग कर ले माइनस इसको हम लोग जी, 41 समथिंग बनता है। प्रैक्टिकली आपके एसेट्स कितने के हो जाने चाहिए? चलो एक्सेल ही खोलते हैं फिर। ये लें जी, इतने के एक्सपेंसेस, कितने? इतने के। तो बचाए हमने पूरे साल में कितने? इसे मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये पोर्टल पे साइंस क्या, अब आपको समझ आ गई, फिर आप सीधा आप कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अभी भी फिर भी मैंने कहा एक दफ़ा और समझाया, समझा दिया जाए। 12,45, ठीक है। तो 12,45 के अगर पिछले साल थे, अभी हमने कमाया बचाया कितने? 41। तो ये टोटल मिला के कितने के हो जाने चाहिए एसेट्स? 53, 55 के। और एसेट्स हुए कितने हैं? ये लो यहाँ पे कर, यानी कि 53 के होने चाहिए थे, 52 के हैं, तो कितने कम में? वो उसने क्या लिखा हुआ है? माइनस, इतने कम लिखे हुए हैं। इस काम को क्या जादू करें जी? जानवर बढ़ा दें? नहीं नहीं, अभी बढ़ाएंगे यार, खुदा का खौफ करो, पहले कुछ नहीं है। अच्छा, जानवरों के अंदर पैसे और डाल दिए। अब जानवर कितने के मैंने कर दिए हैं? 5,83 के, 583 के, ठीक है। छोटे सारे ऐसे आपसे जानवर बनते हैं, आपको बन रहे हैं। ये लें जी,
अब इसके अंदर एक और स्टेप ऐड ऑन करें। हाँ जी बताएं जी, ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं? ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं जी? सो गए जी? कहना सर किस हवाले से सर? नहीं सर, जाग रहे हैं, याद ही है सर। हाँ जी, खाना खा रहे थे। खाना खा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? 149 में एम्प्लॉयर से हमने जो टैक्स एडजस्ट करवाना, मैंने प्लॉट परचेज किया, उसको टैक्स दे दिया 10 लाख, ठीक 56K। ठीक है अब वो सैलरी भी इतनी नहीं है कि 10 लाख एडजस्ट हो सके, उसमें बच गया 6 लाख, बच गया, ठीक 4 है लाख एडजस्ट हो गया। ठीक है। अगले साल में उनको कहूंगा अब एडजस्ट कर दो जो रिमेनिंग था, तो हमने कहा 168 अलाउ नहीं करता। नहीं करता। तो 149 देखें, वो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश निकल आएगी। नहीं 149 सर, अभी खोल लेते हैं। फिजिकल में एक क्वेश्चन आया ऑनलाइन वाले साहबान कि एक बंदे का 2025 का रिटर्न भर रहे थे। बेसिकली क्या हुआ, 25 को भरने को रिटर्न को भी छोड़ो, ये ईयर स्टार्ट हुआ था 1/7/2024 से और एंड कब होगा? 30/6/25 पर। इस साहब जी ने 16 अक्टूबर 2024 को, पिछले साल सेम डे, इसने एक प्रॉपर्टी बाय की। इसके पास माल पड़ा हुआ था, ठीक है। इसने, अच्छा अभी बड़ी सारी चीज़ें, कुछ लकूनाज और कुछ डिस्कशन अभी पेंडिंग भी है, याद रखिएगा, ये नहीं कि हमने मुकम्मल कर दिया, ठीक है। इस बंदे ने एक 45 लाख रुपए का, ठीक है, क्या लिया, एक प्लॉट लिया, और उसके ऊपर मान लो कि इसका जो टैक्स विदहेल्ड हुआ, मैं 10% आ रहा हूँ, कितना, 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए का सेक्शन 236 के तहत परचेज करने के ऊपर क्या हो गया, टैक्स कलेक्ट हो गया, और दिस इज एन एडवांस टैक्स, ठीक है। अब सुनिएगा, इस बंदे का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है सैलरी, और सैलरी के ऊपर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के तहत विद होल्डिंग होती है। अब हम इनका क्या कहना है, फिर हम लॉ भी पढ़ते हैं। इनका ये कहना है कि मेरा सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है, मान लें 1.5 लाख रुपए, सैलरी है इतनी कि उसका टैक्स कितना बनता है जी, 1.5 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि मैंने 1.5 लाख में मेरा टैक्स एडजस्ट नहीं हुआ, मेरा टैक्स एडजस्ट हुआ है 1 लाख। मैंने कहा वो क्यों? इन्होंने कहा सर बेसिकली मैं जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का रेंट वो दे चुका था, टैक्स दे चुका था। चूंकि मैं तो अक्टूबर में जब बाय किया तो तब उनके पास गया, उस वक्त 3 माह का टैक्स मान लें कितना कट चुका है, 50,000 सिर्फ कटा है, अभी लाख कटने वाला रहता था। उन्होंने 4.5 लाख में से कितना एडजस्ट कर दिया, 3.5 लाख, 3.5 लाख एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब कानूनी तौर पे ये कहते हैं कि मैं उनको कहूं कि भाई जो 25 में वो था, बाकी आप किस ईयर में कर दें, 26 में कर दें। मैंने कहा सेक्शन 68 मना करते हैं, 168 का 2। उन्होंने कहा जी आप एक दफा लॉ को खोलें। तो हम लॉ को ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, लॉ को, और लॉ में भी एक गलती आपको दिखाऊंगा सर, आपके लिए एक गलती दिखाऊंगा, और आप एग्री भी करेंगे, ओपन करने दें। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी, बात हो रही है एम्प्लॉयर की, टू एन एम्प्लॉय, जो बंदा सैलरी देता है एम्प्लॉय को, यानी कि अगेन एम्प्लॉयर शेल, लाजमी तौर पे, ये सादा लफ्जों में पूरी लाइन किसकी बात करती है, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड, पेबल के ऊपर टैक्स नहीं होता, जितनी अमाउंट पे कर दी जाएगी वहां से टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। आपका क्लाइंट डन हो गया, कमीशन देके जाना है। एट द एम्प्लॉइज एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 बताता है कि पूरे साल का टैक्स आप ऊपर रखें, डिवाइड कर दें अपनी पूरे साल की सैलरी पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इसको डिफाइन किया गया है 149(2) के अंदर, ठीक है। अब उसने कहा यानी कि इसका मतलब ये कि साल के स्टार्ट में ही एवरेज रेट निकाला जाएगा, ठीक है। मेरा एवरेज रेट बना, फर्ज करें 10%, कितना बना, किसी का 10 बनेगा, किसी का 12 बनेगा, किसी का 25 बनेगा, किसी का 50 तो खैर नहीं, 42 बनेगा। जो आखिरी स्लैब है ना, मैक्सिमम उससे नीचे ही रहेगा। अच्छा वो क्यों? क्योंकि हम जब एवरेज निकालते हैं तो फिर तो हम टैक्सेबल को भी, मैं निकाल के अगर बताऊं ना, अगर मेरी सैलरी 24 लाख हो और 24 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता हो, फर्ज करें कि 2,40,000 बनता हो,
तो ये टैक्स में तो आप 24 लाख के अंदर तो आपने एग्जेम्प्ट को भी शामिल कर लिया है। ये मैथमेटिकल थोड़ी बातें हैं, तो आप ये याद रखें कि सादा लफ्जों में कि आपका आखिरी स्लैब से रेट कम ही बनेगा। जब रेट आपने निकाल लिया साल के स्टार्ट में कि कितना टैक्स काटा जाए, तो उसने कहा जी एवरेज रेट। मैंने कहा एवरेज रेट, उसने कहा पूरे साल का टैक्स डिवाइड बाय पूरे साल की इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। अब ये क्या कहता है, ये सबसे अहम बात जिसके ऊपर सर हमें कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट सारा टैक्स नहीं काटा जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट की जाएगी, यानी कि उसको कुछ टैक्स की माफी दी जाएगी, उसका टैक्स कम काटा जाएगा। ऑफ टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय से टैक्स कटेगा। अंडर द अदर हेड्स, पहली बात ये कि है ही बात गलत, अदर हेड्स वाली बात। क्यों? अदर हेड्स ऑफ इनकम तो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स है। भाई उनका जो टैक्स अदर हेड का एडजस्ट कटता है तो वो तो उन इनकम के लिए कटता है। तो ये टेक्निकली ये अदर हेड अभी नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद, मैं आपको अभी कह रहा हूं ये गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये जो अदर, जब वर्ड आ गया ना अदर हेड, या ये कहता है ना अदर सेक्शंस, ठीक है, या फिर कहता है अदर एडवांस टैक्सेस, फिर तो ठीक था। ये टेक्निकली अदर हेड का लफ्ज लिखना ही गलत है। अदर हेड से मुराद ये कि मेरा जो प्रॉपर्टी का टैक्स कटा हुआ है, मैं मुंह उठा के सैली वालों के पास आऊं। और उसके साथ जो उन्होंने बेनिफिट्स वगैरह दिए अदर हेड्स, उसके बारे में ओ नहीं मैडम, अदर हेड टैक्स कटा जी, वो अदर हेड में कटा। जी अदर हेड में इसको पढ़ के तो ये लग रहा है कि वो भी एडजस्ट कर लें। जो प्रॉपर्टी का टैक्स कटा हुआ है वो भी, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना, वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक जगह बनाई, किसी बैंक को रेंट पे दे दी, जो बैंक ने मेरा टैक्स कटा, मैं सैली वालों के पास आऊं ये कटा। ये नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे लॉ में अनोमली है, लॉ में खराबी है। हाँ लेजिस्लेशन लॉ कर रहा है, लीगल जो लॉ है वो लॉ कर रहा है। ये अब आपने किसी बंदे के पास अलाउ कर दिए नहीं, ये इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर ये है नहीं। जो इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर है वो ये है कि बेसिकली ये अगली चीजें हैं, ठीक है। ये जो है ना ये गलत लिखा, कि मैं आपको कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं। जब तक पार्लियामेंट इसको रिमूव नहीं करती या लॉ में आप बिल्कुल लीगली बात करेंगे तो आप अपनी जगह पे जायज है, ठीक है, अपनी जगह पे जायज है। लेकिन आपका जो उधर फाइनेंस में बैठा होगा ना, वो भी लकीर का फकीर है, वो भी कहेगा IT3 लेके आओ। IT3 में आप जाएंगे ना तो अदर हेड्स हैं ही नहीं वहां पे। जिस वक्त वो उसने IT3 बनाया था उस वक्त बैंक प्रॉफिट भी एडजस्टेबल होता था। उस वक्त आपका वो जो टेलीफोन वाला था वो भी एडजस्टेबल था, वो तो अभी भी खैर है। इंटरनेट का जो बिल का, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो टैक्स था वो भी मिनिमम है, वो भी था। नहीं 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 सर, वो रूल्स के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। टेक्निकली वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसको मानता है। ये तो देखिए हम, मैं और आप लोग एक ब्रॉडर लेवल पे इतनी क्लासेस के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो उधर बैठा हुआ है, आप समझते हैं कि वो इस लेवल पे बैठा होगा छोटी मोटी कंपनी में। सर मैं जिस तरह बोलना चाह रहा था जी जी, इसका क्लॉज हम वो भी देखते हैं, अब अभी देखते हैं, अभी भी देखते हैं। यानी कि ये तो वर्ड टेक्निकली यहाँ पे नहीं सही है। 1 2 3 4 5 साल के अंदर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर सही कहते थे, ठीक है, आपका राब्ता मेरे साथ होगा नहीं होगा, कि ये वर्ड रिमूव होंगे। कब होंगे ये नहीं पता, ठीक है। जाएगा हाँ जब कोई लिटिगेशन में जाएगा, जब कोई जाके वो अपनी कंपनी के अगेंस्ट केस कर देगा कि भाई आप मेरा टैक्स क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा है, लॉ कह रहा है, तो उस वक्त ये वो फिर FBR जागेगा, वो कहेगा ये चीज है। एंड टैक्स क्रेडिट एडमिजिबल, सेक्शन 61 है, डोनेशन किसी को आप दें तो वो भी आप अपनी कंपनी को जाके कहें ये लॉ लॉ अलाउ कर रहा है और ये सही है। 63 में है कि आपने वो पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, ये वो चीजें, ठीक है। या फिर लेकिन इसके लिए वो कहता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज यहाँ से पढ़ के देखें तो यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि बाकी एडवांस टैक्सेस भी एडजस्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो जो एडवांस टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे होना चाहिए कि after making adjustment of tax withheld from employees under various sections of the advance tax या various section of advance tax provisions from 231A B to फलाना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं आपको टेक्निकली जो लॉ की वो गंभीर सिचुएशन उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। अब सर ने कहा जी आप जो 100 किस पे चलें जी, इसी के नीचे जी, इसके अंदर इन्होंने कहा जी, और जी 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 जी, टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज, बल्कि ये पॉइंट उसने आ गया टैक्स विदहेल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कैटेगोरिकली इसको बेहतर चाहिए था लिखना कि एडवांस टैक्सेस या एडजस्टेबल टैक्सेस। इसको ये वो फाइनल टैक्सेस वगैरह का वो नहीं होते एडजस्ट,
लेकिन इसने फॉर्म में भी दिया हो, यहाँ भी दिया हो। अच्छा, एनी एक्सेस डिडक्शन अराइजिंग आउट एनी प्रीवियस डिडक्शन और फेलियर। अच्छा, अब इसमें इनका ये कहना है कि जो डिडक्शन हो रही है किसी प्रीवियस की, एक्सेस डिडक्शन और डेफिशिएंसी, ये कह रहे हैं कि उसको आप पिछले साल की डेफिशिएंसी को या अगले साल की डेफिशिएंसी को वो करवाएं। यहाँ पे सर इनका कहना है कि पॉइंट 2 के अंदर लिखा हुआ है। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाएं, फिर आपको जो एफबीआर का वर्जन है और जो ये आपकी कंपनी का वर्जन है उसको हम डिस्कस करते हैं। 168 में जाते हैं। यहां से देख के लग रहा है कि एक पिछले साल की डेफिशिएंसी को या एक्सेस को, एक्स्ट्रा को अगले साल में एडजस्ट किया जाए। यहां पर क्रेडिट फॉर द टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, क्रेडिट फॉर द टैक्स, यानी कि ये बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। किसकी बात कर रहा है? एडजस्टमेंट की। इसमें सबसेक्शन 2 कहता है वेयर एन अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, और डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट ड्यू टू अ पर्सन, ठीक है, the person shall be allowed a tax credit for that tax in computing the tax due by the person on the taxable income of the person for the tax year in which the deduction was collected or deducted, ठीक है, जिस ईयर में होगा। अब इसमें मेरा सेंटेंस ये है कि आप अगर आप एम्प्लॉयर साइड पे बैठे हुए हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे की उसको अगले साल एडजस्टमेंट ना दें, उसको कहें भाई आपका एडजस्टेबल है, वो कहेगा है, आप जाके एफबीआर से एडजस्टमेंट करवा लें। इसमें होगा क्या, आप अपनी कंपनी साइड से भाई के फाइनेंस साइड पे बैठते हैं। अब जब कंपनी को नोटिस आएगा, ठीक है, कि भाईजान आपने अपने एम्प्लॉयज की विद होल्डिंग प्रॉपर नहीं की, तो वो कहेगा भाईजान ये तो पिछले साल का था। वो अगर आपके सामने 168(2) रख देगा तो आप अपनी कंपनी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये दोबारा से, इन विच फॉर द टैक्स ईयर इन विच द टैक्स कलेक्टेड, इन विच द टैक्स वाज कलेक्टेड और डिडक्टेड, द पर्सन शैल बी अलाउड, टैक्स क्रेडिट आप उस बंदे को दे ही नहीं सकते थे, तो आपने कैसे दिया? भाई आपका एडवांस है, जाओ एफबीआर से ले लो, हमारे साथ जिस साल में जितना है हम आपको देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपकी कोई बात समझ जाता है, आप उसको कायल कर लेते हैं, उसको आप घेर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई लॉ को खोलो, आप 168 की तरफ उसको लाते ही नहीं है। आप कहते हैं सर बात ये है कि जो टैक्स एडजस्ट हो गया, बाकी आप क्या करें ये, हाँ हाँ जी, एडजस्ट करते हैं। तो उसके साथ बजाय कि आप उसको उसको 168 भी नहीं बताना कि 168 भी होता है लॉ में, ठीक है, उसमें 168(2) में भी कुछ लिखा हो, आप भाई एक्सेस रिडक्शन का ये भी पॉइंट ये है कि यहाँ पे नेसेसरी फॉर, ये इसमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आप उसको बता दें। फेलियर टू मेक डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, आप इवन ये है कि वो इतना टैक्स अगर कोई फेल हो गया तो वो भी कलेक्ट किया जाए, ठीक है। देखिए एक तरफ लेजिस्लेचर उसको प्रीवियस अंडर डिडक्शन की वजह से हाँ जी एक्स्ट्रा अलाउ कर रहा है, कर रहे हैं, फिर ओवर डिडक्शन अलाउ करना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट एफबीआर से करवानी है तो अंडर डिडक्शन की एफबीआर ही करे। करे, बिल्कुल सही। विथहोल्डिंग एजेंट को आप पेनलाइज करने के लिए पावर कर रहे हैं, रिलीफ देने के लिए पावर नहीं कर रहे। सर वो तो जब भी बात आती है एग्जाम्पशन की, लोअर ऑफ, जब टैक्सेबल की बात आती है तो हायर ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके पहले भी मैंने बताया है कि वो लोग कहते हैं कि हम क्रिमिनल केस करेंगे, बताया था इन लोगों को, ठीक है। वो जो मैं SPSS 2 में गया तो वो कहते हैं कि आप हम क्रिमिनल केस, मैंने कहा सर ये क्रिमिनल लॉ ही नहीं। तो वो जो उधर ही बैठे हुए हैं वो भी बस अल्लाह के वली ही हैं, ठीक है, बस ये चल रहा है सिस्टम। अच्छा जी, बात होगी, आगे चलिए। अब आपका तो क्लाइंट आप पक्का हो गया, आप तो आप खुश हैं, तो आपका तो कहना है फिर वो कुछ चाय समोसा खिलाएं मुझे ऊपर से है हैं। बहुत दिमाग का है। अच्छा, कल आपने छुट्टी करनी है, ठीक है, फिर तो आज नहीं बढ़ाते ताकि कल आपका नुकसान हो। क्यों? हो जाता है नहीं यार, एक नींद पूरी करके बैठना पड़ता है भाई ऑनलाइन क्लास। बाकी केस सर होमवर्क दे दें, होमवर्क दे दूं? अच्छा जी यार, अभी तो पूरे 4 केसेस पड़े हुए हैं कसम से। चलो
चलो कल हम इसको करेंगे मुकम्मल। नहीं, आपको इन केसेस को मुकम्मल करने के बाद एक अच्छा खासा अफाका होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कल एक पॉइंट आपके साथ ऐड करूंगा बहबूद वाला। कल के सिनेरियो में एक पॉइंट हम फॉरन रेमिटेंसेस के ऊपर, अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल करे तो आपको बता दूं, सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 उसकी क्लॉज 6 और उसके साथ फॉरन रेमिटेंसेस में सेक्शन 111 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 111 सबसेक्शन 4, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसर को भी मैं कल ऐड करूंगा सेक्शन 154A को, ठीक है, इसकी भी फंड टैक्स इनकम होगी, ठीक है। और फिर इन सारे कचरे को इकट्ठा करके एक बड़ा सिनेरियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ सिनेरियोज को ऐड ऑन किया जाएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह, बट कल की क्लास 12 बजे तक। नहीं नहीं, देखो आप तो बुनियाद रख दी, अब तो मुश्किल ही रह गया। अब ये इतना 111(1), 111(4), 154A, ठीक है। उसके अलावा सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 और नहीं पार्ट 3 क्लॉज 6, ठीक है। सर ये क्लास का टाइम नॉर्मली कर जैसे मगरिब को अच्छा हाँ जी, अब क्लास का टाइम अगर आप लोग को तकलीफ ना हो, नहीं 15 पे तो अभी वो नमाज वालों को, कई लोग को डिस्टर्बेंस होगी, तो हम 6:30 पे कर लेते हैं। आप वापस आ जाते हैं उस टाइम पे, और आप लोग को एतराज ना हो। जी सर, एक्चुअल टाइम 6:30 का। कराची वाले गालियां देंगे ना, कराची वाले भी तो कुछ लोग हैं। कितने लोग कराची से हैं जी? 6:30 ठीक है सर। तो हाँ, आने में भी टाइम लगता है। नहीं, सर 6:30 ठीक है। ये सही कह रहे हैं, कई लोग को ऑफिस से आने में टाइम भी लग सकता है। सर 6:30 ठीक है। हाँ जी, आप देखते हैं यहाँ दोबारा ऑफिस नहीं जाएगा। तो आपने वापस ऑफिस जाके क्या करना है? 10 बजे तक फ्री होते हैं ऑफिस में नॉर्मल डेज। आप इंटर्नशिप तो नहीं कर और फिर तो आपका बनता है ना, इंटर्नशिप में इतना शौक होता है वैसे तो बंदे को, क्लाइंट पकड़ना है ना, तो आगे पक्का भी तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करें ना, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग। भाई साहब भी उधर रहता है। हाँ, आप देखें भाई, वो सीखना है तो वो हमारी आईटी की कंपनी भी आया था, वो भी सिखाती है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रील है ना, तो नीचे कमेंट करिए मैं कैमरा स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टेटस बना। हाँ जी, 6:15। सर इसमें ये कि हम ज्यादा टाइम भी फिर आंसर क्वेश्चन होते हैं, हम चले जाते हैं, लेट हो रहे होते हैं, तो 6:15 हो तो मेरे चांद आप किस चीज पे आते हो? सर गाड़ी पे आते हैं, लेकिन वो गाड़ी पे मोबाइल खोला, आप जाते जाते क्वेश्चन सुनते गए, आपकी बारी आ जाएगी। सर चले जाते सर, जो उधर हो जाए वो बेहतर है। आपका ध्यान कहाँ पे होता है गाड़ी चलाते हुए? और लोग रेडियो नहीं सुनते होते थे, अभी तो रेडियो वाला सिस्टम खत्म हो गया, आप तो भाई ब्लूटूथ और वो सारा सिस्टम आ गया। तो पहले तो रेडियो चलाते थे, सुनते जाते थे। वैसे सुन लेना, कहना कि चलो रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा चले, कल इसको हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि कल भाई आपने नाराज नहीं होना, ठीक है ना। और यकीन करो कि इसका आपको फायदा पता है कब होगा, ठीक है। आपको सैयद तैयब शाह साहब बढ़ाते हैं करीम लॉ? हाँ, उनका जो बेटा है ना, जानते हैं, उनका बेटा यहाँ पे अभी पहले एक कोर्स किया, अब दूसरा कोर्स, वो कहते हैं कि ये आपके हवाले है, मेरे बेटे को तैयार करके थे। वो उसका नाम मुझे भूल गया बच्चे का, वो पूछिएगा उनसे, कभी मिले तो। सर ये कौन सा स्टूडेंट परेशान लग रहा है, दिखा सकते हैं? बस एक, हाँ जी, क्या था? प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ कोर्स ही वो करना हो, फिर वो तैयार हो ना ना, एक चीज बताऊं आपको, प्रैक्टिस की बात नहीं है। कितने अरसे से मोहतरमा आप जा रही हैं वो फॉर्म में? आपका नाम क्या है? मिसबा। कितने अरसे से फॉर्म में जा रहे हैं? 3 महीने से। आपने जो लॉ किया है कहाँ से किया? अच्छा, मानसेरा से किया है। वो भाई हरीपुर से है कोई? हरीपुर बार में परसों हमारा 18 तारीख और इवेंट है, एक सेशन रखा हुआ है हाई कोर्ट ने, ठीक है ना, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। अच्छा मुझे ये बताओ कि लॉ में आपने क्या पढ़ा है? कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी, वो अब ये ना कहना कि कन्विंसिंग प्लेडिंग में मैंने सीखी थी, वो जो रट्टा मारा था वो नहीं। आपको वैसे कोई प्लेंट्स का ही कही है लॉ में? हाँ, एक्चुअल। एक तो वो रट्टा प्रोग्राम था वो नहीं। आज का की तो बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट में आप 6 से 7 साल 8 8 साल, कौन कौन लॉयर हैं यहाँ पे? आप भी लॉयर हो भाई? कितनी अरसा हो गया? 3 महीने हुए हैं, आप भी लॉयर हो गए? अच्छा, अभी तो आप प्रैक्टिस वाले, और कौन है जी? भाई यकीन नहीं करे कि मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं बहुत कुछ खाते हैं,
लेकिन इस चीज़ की कदर उस बंदे से पूछें जो टैक्स की प्रैक्टिस जानता है, ठीक है, उस बंदे से कि हम क्या चीज़ डिलीवर आप लोग को कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आप इसको संभाल के रख लें, किसी का भी काम ना करें, अपनी जाती रिटर्न है, जो लोग अभी रिटर्न किसी की देखेंगे या आपकी अपनी फाइल हुई है, आप उसमें 10 गलतियां ढूंढेंगे खुद, आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ है हमारे पास, क्योंकि जो फाइल करने वाला है उसको भी इन रिजीम्स का और सारी चीज़ों का नहीं पता। टैक्स तो है भी नहीं। हाँ जी, उसमें भी नहीं था, ठीक है, तो फायदा होगा। बाकी ये कौन कह रहा था जी को टैक्स की कोर्सेज करवाते हैं, कौन था जी? मैं ही बोल रही हूँ। भाई टैक्स के अलावा भी हम लोग मेडिकल बिलिंग का, ट्रक डिस्पैचिंग का, मेटा का, लॉ से रिलेटेड, भाई कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स है जिसके अंदर कंपनी बनाने के बाद कितनी कंप्लाइंस होती हैं। आपको इस बात का इल्म ही नहीं है कि टैक्स तो हर बंदा 2000 की रिटर्न फाइल कर रहा है, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो आपका वो जो कंपनी बनाने के बाद की कंप्लाइंसेज हैं वो क्या है। लिटिगेशन में फिर एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन है, लेकिन वो तो अब आप करना जब आप पहले इसको बेसिक को सीख लो, ठीक है, कि उसमें आपके जो नोट अलग, उसमें जब मैं बढ़ाऊंगा ना आप और परेशान हो जाएंगे। उसमें मैं आपको पोर्टल नहीं खोलूंगा, मैं फैसला उठाऊंगा, मैं कहूंगा ये केस था, इसमें ये हुआ, ये देखिए ये नोटिस था फलाना, इसके अंदर ये हुआ, आप कहेंगे सर पर कैसी बातें कर, लेकिन उस एक केस की बेस पे आपने जज को जाकर कहना है भाई हमारा सिनेरियो इस तरह का है, हमारा ये केस है और ये इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है, उसकी बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं। उसमें तो वो लोग, कई लोग वो सिर्फ वकील ही कहा जाते हैं, वकीलों के अलावा कोई करता ही नहीं है। मैं कहूंगा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लॉयर हैं लाजमी तौर पे, या फिर अगर आप एक B.Com और M.Com या MBA किया हुआ है और आपने आगे टैक्स का काम या कॉर्पोरेट का काम करना है, तो आपको लाजमी तौर पे चाहिए कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट FBR से लें। वो कैसे लेना है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने MBA, M.Com, ACCA, CA, कोई ऐसी डिग्री हो, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इसके अंदर आपने पढ़ा हो, ठीक है। इसके लिए रूल नंबर 86 इनकम टैक्स रूल 2002 वो गाइड करते हैं। आप वकीलों को जरूरत नहीं है, लेकिन वकील लोगों पे एक शशका मारने के लिए, लोगों को एक कन्विंस करने के लिए कि जी मुझे तो FBR ने इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट दिया हुआ है प्रैक्टिस करने का, हालांकि वो वकालत का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, लेकिन लोगों के ऊपर एक रोब भी जमाना हो तो फिर वो एक सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। उसके ऊपर FBR के लोग आपको कमिश्नर बुलाता है, अच्छा वो सर्टिफिकेट लेते लगाते, उधर भी एक नंबर होते हैं, उनको भी खर्चा दें तो जल्दी नंबर आ जाता है, खर्चा ना दे तो लेट नंबर आता है। उधर इंटरव्यू में जो वही पूछेगा ये नॉर्मल टैक्स क्या होता है जी, अच्छा फैन टैक्स इसका फर्क क्या है, अच्छा मिनिमम टैक्स रिफंडेबल है कि नहीं है, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू फौरन क्रैक कर लिया फर्स्ट टाइम में, लेकिन ऐसे लोग थे, एक बंदे को मैंने पूछा, वो कहता है सर उधर मैं गया तो मैं बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो गया, ठीक है, या चीज़ें सारी आती थी मैं कमिश्नर को देखकर कंफ्यूज हो गया। तो अब हो सकता है कि आप चीज़ें इससे हट के कोई नहीं पूछेगा जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सर वो बात किस तरह करते हैं, रोग में बात करते हैं, तो अगला ऐसे ही तो कौन सा आप भी आगे से ना बोला, आप क्यों डरते हैं? हाँ जी, नहीं नहीं दोबारा अप्लाई कर लें, एक दफा अप्लाई किया दोबारा कर लें, कौन सा मसला है? सर 1 साल एक्सपीरियंस के अलावा और क्या चीज़ जरूरी है? आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है, उसके साथ वो अभी तो केसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं किस किस केस में आप प्रेजेंट हुए वो खैर हम बना के आपको दे देंगे, समझा भी देंगे, लेकिन इतना होगा अगर आपने क्लासेस ली हुई हैं तो उनको ऐसा आप पेल देंगे कि आप कहेंगे कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आपको सारा कुछ आता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और ये जो आप मार्केट में लोग बैठे हुए हैं ना, क्लासें पूरी कर लो, फिर जाके मार्केट में जो कहता है ना मैं टैक्स का बड़ा अच्छा वकील हूँ, उसके साथ जाके उसको कहना सर मेरा टेस्ट ले ले, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि यार आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, या आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हाँ सर्टिफिकेट बिल्कुल होगा, ठीक है। कुली के वगैरह मेरा सर्टिफिकेट ले आए, क्या हुआ? मेरे कुली के वगैरह मेरा सर्टिफिकेट ले आए। अच्छा वो ले आना, वो अभी मतीउल्लाह साहब चले गए होंगे, मतीउल्लाह साहब वो बैठे होते हैं 5:30 तक, ठीक है, वो पीछे रूम में वो सर्टिफिकेट्स वालों का है, ठीक है। और जी ठीक है जी, चलो आप लोग को आज माफ़ी दी। हाँ जी, जो अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और बाय बोर्ड। वो बोर्ड का भी कोई कंसेप्ट नहीं रहा, ठीक है, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ही होती है, ठीक है, बोर्ड से अप्रूव कराना आसान काम नहीं, फिर उसमें भी एग्जाम्पशन 3 लाख तक होती है, तो नॉर्मली मार्केट में कमिश्नर से ही हो रही होती है, ठीक है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है मिस्टर। आपका ये AC और DC इनलैंड रेवेन्यू में
इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने करना होगा फिर बता दूंगा, ठीक है। कमिश्नर को एड्रेस की आती है लेकिन अप्रूवल वहीं से हो रही होती है, ठीक है। आप अपना वो जो प्रोफाइल से जुरिस्डिक्शन चेक करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने रेलिवेंट आरटीओ को, ठीक। इसी में एनटीआर लॉ होता है। क्या? हाँ हाँ, ग्रेट्यू का एंटी अलहदा से अलाउट होता है इसी में, अप्रूवल में। नहीं ये भाई फर्दर डिटेल से, ये तो 8 लाख रुपए की असाइनमेंट है, ये जो काम है छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इसकी वो बनाना, पूरी एक बोर्ड बनाना, इसके बनाना कि हमारा ये ग्रेटी की स्कीम बनती है, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सैंपल दे दूंगा, मैं देखूंगा मुझे मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो कह ले कि जो आप चीज़ सोच रहे हैं ना, तो 1 8 10 लाख रुपए कम से कम ये असाइनमेंट है, छोटा काम नहीं है। नहीं, इसको क्लास में आप 6 शेड्यूल जाके पढ़ लो, 6 शेड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है। ना समझ आए हाँ तो फिर डिस्कस कर लें 6 शेड्यूल में, ठीक है सर। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नॉट नेक्स्ट क्लास। ज़रूर। सर ये आप अपने रिटर्न से अपने लॉगिन से बाकी लोगों की रिटर्न कैसे सबमिट कर सकते वो फिर कल बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा। जी मिस्टर अवैस, सर वो अवैस जो भाई, जी भाई जी सर, अवैस वो भाई। आपने जो सेक्शन 149 में जो सैलरी में हमने बताया था कि एक्सेस टैक्स जो है वो डिडक्टेबल होता है, वो अगले साल में एडजस्ट कर सकता है आपका विद होल्डिंग एजेंट, राइट। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे नहीं विद करते, होल्डिंग एजेंट ने नहीं करते। एडजस्ट किया था, उसने एडजस्ट किया था। मुझे फिर एफबीआर का नोटिस आ गया कि आपके विद होल्डिंग एजेंट ने कैसे एडजस्ट कर दिया, इसको जस्टिफाई करें। फिर उसने रीजनिंग जो एफबीआर देता है कि आपने वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया, तो रिफंड का अप्रूवल आया नहीं, तो आप पहले रिफंड का अप्रूवल अप्लाई करते, फिर आप जो है वो विथ होल्डिंग अप्लाई कर सकते थे विथ होल्डिंग एजेंट के थ्रू। एग्जैक्टली उनका सेंटेंस यही है, पहले आप अप्रूवल कराएं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। बेसिकली वो चाहता है, वो ये कहता है कि आप जो है ना, अगर आप समझते हैं कि आपका रिफंड बनता है तो पहले हमसे इजाजत लो ना, हमसे पहले अप्रूव करवाओ ना। बिल्कुल, तो ये मेरे साथ खुद सिनेरियो हुआ हुआ है, तो फिर मैंने उनको बिल्कुल पे ऐसे करना होता पड़ा है, मुझे। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही वो करते हैं या तो मैं उसको इसीलिए। केस करता, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, तो उसको हाँ मैंने पे बिल्कुल, कर दिया। शाबाश, आपका अच्छा नॉलेज है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर समर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक वालिद ने अपने बेटे को बाय हैंड 10 लाख दिया है ठीक है, और उसने उसका प्लॉट ले लिया है, ठीक है। तो वो क्या किस तरह रिटर्न करेगा, रिटर्न में किस तरह वो? भाई उसके ऊपर ना अभी चूंकि क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, प्लॉट का मैं पॉइंट कल के सवालों में ऐड कर लूंगा, बात खत्म। सर कल कर लेंगे? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। रिटर्न करनी है ना इसी 15 दिन में? उसमें एक वो पॉइंट जो ऐड ऑन होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट ऐसे होगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, उसमें पूछना ये है कि जो उसके वालिद ने उसको दिया उसका एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं, उसने बाय हैंड भाई दिया है, उसके लिए गिफ्ट डीड बनवा लो, गिफ्ट डीड। सर वो बैक डेट में बन जाएगी? नहीं वो बैक डेट में नहीं बनेगी, आज की डेट में बनेगी, लेकिन कभी एफबीआर बुलाएगा तो हम उनको दे देंगे, भैया नहीं ये देखो। लेकिन वो तो पिछले साल दिए होंगे, 7 8 मंथ हो गए। वो भाई इसके ऊपर पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन ना लो, अभी आपको गिफ्ट का पता नहीं है ना, पढ़ाऊंगा, ओके ठीक है। ओके। आलमजेब, मिस्टर आलमजेब, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि आपने जब पढ़ाया था डिडक्टिबल अलाउंसेस, हाँ जी, तो उनमें जब हम ज़कात डालते हैं तो वो आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है, लेकिन कम अगर हो हम जाते हैं। एजुकेशन का ट्यूशन फी डालते हैं ना, तो वो इनएडमिसिबल में आता है। तो वो उससे आपकी मतलब, इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा होगी तो वो इनएडमिसिबल में ही आएगा। अच्छा, अगर मैं तो आपकी समझ रहा इनकम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो आपका बच्चों की तालीम का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, और कम होगी तो आपको अलाउंस मिलेगा, सही है सर, ठीक ठीक है, है। थैंक यू। वो सेक्शन सिक्सटी ओके, डी के अंदर लिखा हुआ है, कहाँ पे? सेक्शन 60D के अंदर, 60D के, सही है सर। ठीक है। मिस्टर समर, सर एक और क्वेश्चन पूछना है सर, आपका इदारा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है पीपीएससी के, इस पे जो तैयारी होती है वो करवा रहा है? यार समर भाई इसके ऊपर हमारे पास एक साहब हैं, वो उनका अभी मेरे प्रोफाइल मुझे उन्होंने भेजा है लाहौर ऑफिस वालों ने, अभी हमने प्लान किया है लेकिन अभी उसके ऊपर स्टार्टिंग नहीं की। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। जो मेंटोर हैं वो माशाल्लाह ऑन बोर्ड किए हैं, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सैयद अबू बकर जफ़र साहब हैं, जो कि अभी हैं इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, उससे पहले थे इंस्पेक्टर कस्टम, रिज़ाइन करके इधर आए।
उससे पहले थे इंस्पेक्टर सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, ठीक है। उससे पहले इंस्पेक्टर थे FIA में, उन्होंने कहा भाई उधर हरामखोरी बहुत है, तो वो तो नेक आदमी है, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत एक प्रोफेशनल आदमी है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल समर भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसकी हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो ये बल्कि अभी सर उसमें ये पूछना है, ये पुलिस में लीगल इंस्पेक्टर की आई हुई थी पीछे वैकेंसी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो फेज है ना इसका लॉ फील्ड का जो हाँ ठीक है। वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है ऐसे का उर्दू और इंग्लिश का, उसकी प्रिपरेशन करनी थी। अच्छा ऐसे तो का आप वो आप सजेस्ट कर दें, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जिस तरह आप ये ऑथेंटिक कोर्सेज करवा रहे हैं, इस तरह अगर कोई हो तो उसकी तैयारी करनी। चलें, उसके लिए हमारी एक टीम है तो सही, लेकिन उससे मैं पूछता हूँ, वो मसरूफ़ होते हैं, ठीक है। वो भी आपके इस्लामाबाद जो डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उसके जो हेड हैं, ठीक है, वकास हरल साहब, ठीक है। वो भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की थी, मसरूफ़ होते हैं। देखूंगा अगर उन्होंने टाइम दिया तो फिर हम देख लेंगे, सर ठीक है। फिर आपसे कब ये इसका रिस्पॉन्स लूँ, कल? अजाज मलक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी एजाज भाई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जो आपने पढ़ाया है कि टैक्सीज और रेंट जो हम में होल्डिंग होते हैं उधर शो करते हैं। तो जो मेरा वकील था, जो मेरा एजेंट था, वो हर दफ़ा एडजस्टमेंट आउटफ्लो में 7098 के कोड में शो कर देता होता है टैक्सीज जो है। कोई मसला नहीं है, 7089 में भी शो कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। असल जो कॉलम है वो मैंने आपको बता दिया, कहीं उसने आगे पीछे कर दिया तो वो ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो मैं कहूँ कि हराम हो गई चीज़। अच्छा, मतलब दोनों रूटीन चल रही है, मतलब उसमें वो वहाँ पे भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी कर हाँ वो सकते कर हैं। लेते हैं, लेकिन असल जो लीगल है वो मैंने आपको बता दिया, अच्छा, ठीक मतलब है। जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि ऊपर शो किया जाए, जी ना कि जी आज। जी, जी 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 जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अली मलक। सर मेरा मैं हूँ नॉन रेजिडेंट KSA में काम कर रहा हूँ, तो मेरा फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से सवाल था भाई कि फॉरेन रेमिटेंस कल की क्लास में आए, बढ़ाना था, आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, तो अभी इंशाल्लाह कल बढ़ाऊंगा। तो फिर यानी सवाल भी कल करूँ? हाँ हाँ, ओ यार मेरी क्लास थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी अगली क्लास थी, सॉरी। बाय बाय, अभी चल, कल बात होती थैंक है। अल्लाह यू। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।